ऑयल एंड वाटर दो हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती और ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हमारी कुछ मेडिसिन्स, कुछ कोल्ड क्रीम, बैलेंसिंग क्रीम इन्हीं दोनों को मिलाकर बनाई जाती हैं, जिनको हम लोग इमल्सन बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है इन्हीं के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि इमल्सन क्या होते हैं, इवन ये बनाए कैसे जाते हैं, हमारे सस्पेंशन क्या होते हैं और कोर्स डिस्पर्जन के बारे में अच्छे से जो है बात करने वाले। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के प्यारे चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के यूनिट 3 के बारे में, जिसका नाम है कोर्स डिस्पर्जन। तो अब ये हमारी एक वन शॉट वीडियो रहेगी, मतलब इस एक ही वीडियो में पूरी की पूरी यूनिट 3 को डिटेल्स में कंप्लीटली कवर करेंगे। अब इसके अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें ना, तो देखो ये यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इवन इसमें से 10-10 नंबर के दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें दो बड़े बड़े टॉपिक आते हैं। पहला हमारा आता है सस्पेंशन और दूसरा हमारे पास आता है इमल्सन। तो अगर क्वेश्चन के बारे में जाने तो पहला हमारा बनता है डिफाइन सस्पेंशन, एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। इसके अलावा आपको डिफरेंशिएट भी इन दोनों को करना होगा और साथ में कुछ सेडिमेंटेशन पैरामीटर के बारे में भी बात करेंगे। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो लगभग सारी ही बात हम जो है सस्पेंशन के बारे में यहाँ करने वाले हैं। देन सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आर इमल्सन। अब देखो इमल्सन का भी पूरा का पूरा खानदान ही यहाँ पूछा गया है। तो इमल्सन हमारे क्या होते हैं, इमल्सन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। देन थ्योरीज ऑफ इमल्सन को जानेंगे, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा काफी बार जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से जानेंगे। देन इसी के अंदर या तो ऐसे आ जाएगा या फिर इसकी जगह आता है राइट अ डिटेल्स नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, यानी कि स्टेबिलिटी जो हमारे इमल्सन है वो स्टेबल कैसे होंगे उसके बारे में। और अगर इनस्टेबल है तो भाई कैसे साइन है कि भाई इनस्टेबल है और उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे हम जानने वाले हैं। देन हमारा थर्ड में कुछ शॉर्ट नोट हमारे पास आते हैं, जैसे HLB सिस्टम आप लोग जानते होंगे, HLB स्केल होता है, तो वो इमल्सन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो हम यहाँ पे जानेंगे। इसके अलावा माइक्रो इमल्सन हो गए, मल्टीपल इमल्सन हो गए, तो ये हमारे इमल्सन के कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम इसी टाइप वाले पार्ट के अंदर कवर कर लेंगे। और लास्ट में आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। अब देखो वैसे सिलेबस में ये नहीं दिया है, लेकिन ये अंडररेटेड क्वेश्चन है जो कई बार हमारे एग्जाम में आ जाता है, तो हमने इसको यहां भी कवर किया है कि अगर आ जाता है तो आप लोग इसको करके आ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्स डिस्पर्जन के बारे में कि एक्चुअल में ये पूरी यूनिट है ना, ये हमारे होते क्या है। तो इसके लिए हमें जानना होगा डिस्पर्जन के बारे में। अब अगर याद हो तो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था कॉलोइडल डिस्पर्जन के बारे में। तो अगर सिंपल हम डिस्पर्जन के बारे में जाने तो देखो हमें ये समझ आता है कि डिस्पर्जन के अंदर सिंपली हमारे जो पार्टिकल होते हैं ना सॉल्यूट के, वो डिस्पर्ज होते हैं। नहीं समझे, चलो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझते हैं। अब जैसे मान लो आपको एक सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूशन के अंदर आप क्या करते हो, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हो। अब अगर ये सॉल्यूट हमारे सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो गए, मान लो ये पूरा हमारा अच्छे से डिजोल्व हो गए, तो आपके एक सिंगल फेज देखने को मिलेगा और ये जो पूरा है ना ये हमारा कहलाता है सॉल्यूशन। क्या कहलाता है ये दोस्तों, ये सॉल्यूशन कहलाता है और इसी को हम होमोजीनियस सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सॉल्यूट थे ना वो हमारे सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं हो पा रहे, क्योंकि भाई इनका नेचर नहीं है, वो नहीं होना चाह रहे डिजोल्व। तो अगर ये इसमें डिजोल्व नहीं होते और डिजोल्व होने की जगह ये क्या करते हैं कि सॉल्वेंट के साथ जाके एफिनिटी होती है तो ऐसे चिपक जाते हैं और चिपक के क्या होता है कि पूरे में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देखो डिजोल्व मतलब घुल गए, उसमें घुल के मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, यानी कि विलीन हो जाना, एक दूसरे में हम खो गए हो। जैसे आप लोग वीडियो देखते देखते कभी कभी खो जाते होगे, आपको टाइम ही पता नहीं चलता, आप कब जो है एक एक घंटे की वीडियो पूरी उड़ा देते हो। तो अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो पहले कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिजोल्व होने की जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि सिंपल क्या है, ऐसे पूरे में फैल जाते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना तो इसी कंडीशन को हम यहाँ पे डिस्पर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्ज बोलते हैं। और इसीलिए ये जो पूरा सॉल्यूशन हमारा बनता है ना इसको हम यहाँ पे डिस्पर्जन बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन बोलेंगे तो ये हेट्रोजीनियस वाला सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों फेस हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस है। और इसकी जगह हम सिंपल यहाँ पे डिस्पर्जन बोल देते हैं, क्योंकि ये डिस्पर्जन में क्या हो रहा है कि जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल है वो यहाँ पे डिस्पर्ज हो गए हैं। अब डिस्पर्जन की भाषा में अगर हम यहाँ पे जाने तो जो पार्टिकल यहाँ पे डिस्पर्ज हो रहे हैं ना उनको हम यहाँ पे डिस्पर्ज फेस बोल देते हैं या फिर डिस्पर्ज पार्टिकल्स बोल देते हैं। क्योंकि ये सॉल्यूट हम नहीं कह सकते, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम आज तक पढ़ते आए हैं कि भाई सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे सॉल्यूट की जगह इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्ज फेस या फिर डिस्पर्ज पार्टिकल बोल देते हैं। अब ये जिसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, आपने सुना होगा कि हवा हमारी ट्रेवल करे, कोई मीडियम हमको चाहिए, यानी कि जिसके थ्रू ये हो जाए। तो ये जो पार्टिकल है डिस्पर्स पार्टिकल, ये किस में घुल रहे हैं, यानी कि किस में सॉरी डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आप बोलोगे एक मीडियम के अंदर। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्पर्जन मीडियम बोल देते हैं। यानी कि जो लिक्विड यहाँ पे आपने यूज किया, यानी कि जो सॉल्वेंट आप लोग यूज कर रहे हैं ना, सॉल्वेंट को आप यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम बोल देते हो। यानी कि अब हम सिंपल जो है डिस्पर्जन की भाषा में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो डिस्पर्ज फेज या फिर डिस्पर्ज पार्टिकल है वो डिस्पर्ज हो जा रहे हैं हमारे
डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। थोड़ा वैसा हो गया ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे चढ़ने, ऐसा हो गया ना थोड़ा। तो उसी तरह होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दीज आर द सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्ज फेस और डिस्पर्ज पार्टिकल डिस्पर्ज इनटू डिस्पर्जन मीडियम। और ऐसा ही सिंपल है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल है वो हमारे किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्ज यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, फैल जा रहे हैं, वो उसमें मिल नहीं रहे हैं, और यही हमारा कहलाता है डिस्पर्जन। अब देखो डिस्पर्जन तो आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपके पार्टिकल के साइज है, यानी कि जो डिस्पर्ज फेज है, डिस्पर्ज पार्टिकल के साइज है ना, इसके बेस पे हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तीसरी उंगली कहाँ गई? तो अब साइज देखा जाए तो देखो, अगर ये पार्टिकल साइज है इनका है 1 नैनोमीटर से भी छोटा साइज है, यानी कि पार्टिकल्स का, तो बहुत छोटे हो गए। और इतना छोटे पार्टिकल का होने का मतलब है कि वो इसमें डिजोल्व हो चुके हैं, इसीलिए इसको हम यहाँ बोलते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, यानी कि मॉलिक्यूल लेवल का जो है इनका साइज है। और जब मॉलिक्यूल लेवल का है तो इससे कहते हैं हम इसको जो है होमोजीनियस सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। तो ये हमारे एक तरह से कोर्स या कॉलोइडल में नहीं आता है। देन सेकंड क्या आता है कि अब जो ये पार्टिकल साइज है ये हमारा 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 1000 नैनोमीटर के बीच में मतलब वेरी करता है, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। तो ये हमारा कहलाता था कॉलोइडल डिस्पर्जन, जो हमने जो अपना यूनिट 1 में अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये आप यहाँ पे समझ गए। अब बारी आती है हमारी कोर्स की। तो अब यहाँ पे क्या कि अब ये जो पार्टिकल साइज है ये अगर हमारे 1 माइक्रोन से भी बड़े हैं, देखो 1 माइक्रोन के अंदर 1000 नैनोमीटर आते हैं, यानी कि सिंपल की इसके आगे वाली कहानी है कि अब अगर ये हमारे 1000 नैनोमीटर से बड़े पार्टिकल है ना, तो हम इसको एक तो इजीली आंखों से देख सकते हैं। अब जब आंखों से दिखाई भी दे रहा है तो ये हमारा कहलाता है कोर्स डिस्पर्जन, यानी कि कोर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पे कोर्स एक मतलब बड़े पार्टिकल को डिनोट करता है कि इसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो हमारे 1 माइक्रोन से बड़े हैं, इसीलिए यहाँ पे जो पूरा का पूरा डिस्पर्जन बनेगा ये बनेगा हमारा कोर्स डिस्पर्जन। और आज हम जो है इसी कोर्स डिस्पर्जन के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। अब देखो हमें ये क्लियरली क्या होगा कि कोर्स डिस्पर्जन में क्या हो रहा है, हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्ज कर रहे हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सॉल्यूट हमारा डिस्पर्ज पार्टिकल हो गया और सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो गया, एक जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो कोर्स डिस्पर्जन है ना, ये फर्दर हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो मैं आपके सामने ला चुका हूँ। अब ये 2 पार्ट्स किस में डिवाइड है, तो जैसे हमने क्या देखा कि एक हमारा सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट तो हमारा फिक्स है, यानी कि जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है ना, ये हमारा फिक्स है कि ये हमारा रहेगा लिक्विड, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा रहेगा लिक्विड। लेकिन जो हमारा डिस्पर्स फेस है ना पार्टिकल, इसके बेस पे हम अपने कोर्स डिस्पर्जन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं क्या करूं कि जो सॉल्यूट है, अगर मैं इसको कोई सॉलिड ले लेता हूं जो नॉर्मली हम लेते हैं, तो अगर मैं क्या करूं यहाँ पे मैंने ये सॉलिड के पार्टिकल ले लिया और सॉलिड पार्टिकल को मैंने इस लिक्विड के अंदर डाला, तो ये ऐसे डिस्पर्ज हो गए। तो ये वाला जो मेरा सॉल्यूशन है ना, ये मेरा कहलाता है सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन एक्चुअल में हमारा वो कोर्स डिस्पर्जन का टाइप होगा जिसके अंदर हमारे सॉल्यूट के जो पार्टिकल है, यानी कि सॉलिड कोई पार्टिकल है, वो हमारे लिक्विड के अंदर डिस्पर्ज होंगे। देखो डिसॉल्व नहीं बोल सकते, ये हमारे क्या ऐसे डिस्पर्ज रहेंगे। तो ये हमारा कहलाता है सस्पेंशन। और वहीं अब मैं क्या करूं कि मैंने जो सॉल्यूट था ना, जो मैंने पहले सॉलिड दिया था, इसकी जगह मैं यहां पे ले लेता हूं लिक्विड। तो अगर आप क्या करते हो कि लिक्विड वाले ही सॉल्यूट पार्टिकल यानी कि डिस्पर्ज फेज यानी कि डिस्पर्ज पार्टिकल को डिस्पर्जन मीडियम यानी कि लिक्विड के अंदर डालते हो, तो ये हमारा कहलाता है इमल्सन, जो हमने सबसे पहले बात की थी। तो इमल्सन में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपका जो सॉल्यूट है यानी कि डिस्पर्ज फेज है वो भी लिक्विड है, और आपका जो मीडियम है यानी कि जिसके अंदर आप इसको डिसॉल्व करें, जो आपका सॉल्वेंट है, वो भी आपका लिक्विड होता है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है जहां पे आपका लिक्विड वाला पार्टिकल लिक्विड के अंदर ही डिस्पर्ज किया जाता है, उसको हम यहाँ पे इमल्सन बोल देते हैं। तो कोर्स डिस्पर्जन हमारा इन्हीं 2 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा आता है सस्पेंशन और एक हमारा इमल्सन। सस्पेंशन में सॉलिड पार्टिकल हमारे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, और इमल्सन में हमारे लिक्विड के पार्टिकल मतलब लिक्विड के अंदर ही डिसॉल्व हो रहे हैं। और इन दोनों का जो साइज होगा वो मतलब मोर देन 1 माइक्रोन होगा। और ये हमारे पूरे बन चुके हैं। और बाकी थोड़ी डिटेल मैंने यहाँ लिख दी है कि इमल्सन में लिक्विड डिस्पर्ज फेस आपका होगा और जो लिक्विड ही डिस्पर्जन मीडियम होगा, लेकिन सस्पेंशन में आपका सॉलिड वाला डिस्पर्ज फेस होगा और लिक्विड वाला आपका डिस्पर्जन मीडियम होगा। तो ये हो गया इन दोनों के बारे में। बाकी इस पूरी यूनिट में हमें जो है इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल्स में जो है बात करनी है। तो अब अगर मैं सिंपल इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो लिख सकते हो इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि दोनों फेस हमको दिख रहे हैं, सॉलिड वाला भी और सॉल्वेंट वाला भी। तो एक हेटेरोजेनियस डिस्पर्जन सिस्टम है जिसके अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो हमारे ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर यानी कि माइक्रोन से बड़े होते हैं। अब ये हमारे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम इजीली आंखों से देख भी सकते हैं, और ये हमारे ओवर द टाइम सेटल डाउन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल साइज बड़े हैं। कॉलोइडल में सेटल डाउन नहीं हो रहे थे, लेकिन इसमें हमारे सेटल डाउन हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा सस्पेंशन हो गया और इमल्सन हो गया। हमने सस्पेंशन लिखा है जैसे पैरासीटामोल का एग्जांपल हो गया। ये मैंने आपको बता दिया कि ये मान लो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, ये सॉल्वेंट है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरा। अब ये अगर हमारे सॉलिड है तो सस्पेंशन हो गया, अगर ये हमारे लिक्विड हो गए तो इमल्सन हो गया, यानी कि लिक्विड इन लिक्विड, और ये हमारे सॉलिड इन लिक्विड डिसॉल्व हो रहा। तो ये हमारे दोनों की बातें होगी। अब इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करें कि भाई क्यों इनका इस्तेमाल करते हैं, तो इनको बनाना बहुत आसान है, ईजी टू प्रिपेयर, ज़्यादा स्टेबल होते हैं हमारे सस्पेंशन फॉर्म में, फिर हमारे इंसॉल्युबल ड्रग भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे इसको बनाते और हमारे अगर ये यहाँ पे डिसॉल्व भी नहीं होता तो हम इसको यूज़ नहीं कर
करते, लेकिन इसमें तो हमें डिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस हम इसको डिस्पर्ज कर देंगे और हमारा काम चल जाएगा। इसीलिए हम इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर सॉलिड पार्टिकल टेक टाइम टू डिजोल्व, सॉलिड डिजोल्व होने में टाइम लगता है, तो मेडिसिन वगैरह को हम क्या करते हैं, इस तरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इनसे जो है टेस्ट वगैरह हमारा थोड़ा बेटर हो जाता है, और जो कोर्स डिस्पर्जन है वो हम अपनी स्किन पे, आईज पे, इंजेक्शन वगैरह सभी में जो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोर्स डिस्पर्जन के बारे में। बाकी यही मैंने बताया कि ये हमारा जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक हमारा था सस्पेंशन और एक हमारा था इमल्सन, और यहाँ पे आपको पूरा पूरा दिख रहा होगा। तो आई होप अब आपको जो है यहाँ पे कोर्स डिस्पर्जन का एक ब्रीफ इंट्रो डिटेल्स में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन, डिफाइन सस्पेंशन देन एक्सप्लेन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के बारे में। अब देखो सस्पेंशन वैसे आप जान ही गए हो कि सस्पेंशन हमारा एक हेट्रोजीनस या फिर हम इसको बाईफेसिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो फेस है, सॉलिड और लिक्विड है, और दोनों विजिबल है, यानी कि दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो दोनों दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसको बाईफेसिक जो है मिक्सचर बोल देते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल, जिसको हम यहाँ डिस्पर्स फेस बोलेंगे, आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लिक्विड कॉल्ड द डिस्पर्जन मीडियम। यानी कि यहाँ पे जो हमारे इनसॉल्युबल वाले सॉलिड के पार्टिकल हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, ये हमारे पूरे के पूरे लिक्विड में डिसॉल्व हो रहे हैं, यानी कि डिस्पर्ज जो हमारा फेस है सॉलिड है वो डिस्पर्जन मीडियम में हमारा डिस्पर्ज हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, सिंपल हो गया। डिस्पर्ज फेस हमारा सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम हमारा लिक्विड है। अब एग्जांपल जैसे चॉक इन वाटर, अगर पानी में आप चॉक वगैरह को डाल दोगे तो वो पूरे में फैला रहेगा, कुछ टाइम बाद नीचे भी बैठ जाएगा, लेकिन डिसॉल्व नहीं होगा। अब इसका जो मेन एग्जांपल है दवाई वाला लिख सकते हो, पैरासीटामोल ओरल सस्पेंशन, यानी कि पैरासीटामोल के जो सस्पेंशन बनते हैं ना वो हमारे इसी सस्पेंशन के एग्जांपल होते हैं। अब यहाँ पे आपको और बता दिया कि सस्पेंशन जो हमारा, अगर इनका पार्टिकल साइज हमारा 1 माइक्रोन से छोटा है, अगर आप बोलते हो तो उसको हम कॉलोइडल सस्पेंशन बोल देंगे। क्योंकि कॉलोइडल क्यों है, क्योंकि 1 माइक्रोन से छोटा है। अगर इनका साइज 1 माइक्रोन से बड़ा है तो हमारे ये कोर्स सस्पेंशन कहलाते हैं, और एक्चुअल में यही कोर्स वाले ही सस्पेंशन हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। बाकी जब भी आप इसको लिख के आओगे ना, देखो ये वाला जो आपको बना दिख रहा होगा ना, ये मैंने इसका ऊपर बना दिया डायग्राम, क्योंकि सेम था, तो ये डायग्राम आप यहाँ बना के जरूर आना क्वेश्चन के अंदर, जितने भी पॉसिबल हो सके। जैसे मैंने ये बना रखा है, ये बना रखा है, ट्राई करना कि इनको आप बना के आ जाओ। और इनको बनाने की ट्रिक बता देता हूँ मैं, जैसे कभी आपको बीकर नहीं बनता, जैसे मान लो ये स्केल है, तो आपको क्या करना है, ऐसे रखना है और बस ऐसे करके ये आप बना दो। देखो इसके चारों तरफ कर दो, ये स्केल बन गया। छोटा वाला तो सबके पास होती है, तो छोटा वाला भी इस तरह बीकर बन जाएगा, और बस ऐसे एक लाइन खींचो और आपको जो भी दिखाना है आप यहाँ दिखा सकते हो। तो इस तरह डायग्राम जरूर बना के आना भाई, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे हमने सस्पेंशन के बारे में बेसिक बात कर ली। अब यहाँ पे अगर आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें कि सस्पेंशन हमारा कैसा होना चाहिए, तो देखो जो सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स है ना वो सेटल डाउन इजीली नहीं होने चाहिए। इसके बारे में साइंस हम थोड़ी आगे बात करेंगे। शुड बी इवनली मिक्स्ड इन द लिक्विड। अब देखो मिक्स को हम यहाँ पे थोड़ा फीलिंग को समझो कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि एक तरह से ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि चारों तरफ ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जितने भी पार्टिकल हैं सब नीचे बैठ जाएं, क्योंकि अगर ये सारे नीचे बैठ गए तो जो सस्पेंशन हमारा बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा, और हम चाहते हैं कि भाई स्टेबल हो, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी ये पार्टिकल है ना पूरे में डिस्ट्रीब्यूट रहे। इसके बाद शुड नॉट चेंज इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है वो बाद में चेंज ना हो, पोर करने में यानी कि कहीं भी डालने आने में आसान हो, इसका जो टेस्ट हो वो अच्छा हो, कलर अच्छा हो, और कोई भी गंदी वाली स्मेल या बदबू ना आए। उसके बाद जो पार्टिकल्स है वो इसमें स्मूथ होने चाहिए, नॉन ग्रिटी, यानी कि ऐसे नहीं होनी चाहिए कि छिद रहे हैं, कोई पी रहा है दवाई को भाई गले में अटक रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो स्किन और आई के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल फाइन पार्टिकल होनी चाहिए, जिससे आपको कुछ भी ना लगे। शुड बी सेफ फॉर यूज करने में, मतलब बिल्कुल सेफ हो, और हमारी स्किन, आई और स्टमक के लिए नॉन इरिटेट होना चाहिए, यानी कि हमें इरिटेशन वगैरह कॉज ना करे। तो ये हमारे कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी सस्पेंशन की हमारी होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन के बारे में। तो देखो सस्पेंशन हमारा स्पेशली दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन और एक हमारे पास होता है डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। अब ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही रहते हैं भाई, आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। तो देखो अब मैं नॉर्मल आपको दिखाऊं, तो मान लो ये हमारे पास एक सस्पेंशन है, ठीक है। अब सस्पेंशन में क्या है, ये आपको दिख रहे होंगे ये हमारे सॉलिड के, क्योंकि इसमें तो पता ही है हमें, ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल है, और ये पूरा जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा लिक्विड है। हम यहाँ पे वाटर ले लेते हैं या कोई भी हम लिक्विड ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये जो आपको देख रहे होंगे ये पार्टिकल जो है ना ये आपस में भाई घूम रहे हैं, क्योंकि भाई ये कहीं पकड़े तो है नहीं, लिक्विड के अंदर ही है ना। तो ये क्या करते हैं, जब ये घूम रहे होते हैं तो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं तो ये क्या होते हैं, चारों तरफ आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है ना ये इस तरह का एक गुच्छा टाइप, जैसे आपने ग्रेप्स देखे होंगे आपस में मिले होते हैं, या आपने केले का पूरा गुच्छा देखा होगा, तो इस तरह क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है ना ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके और एक वीक बॉन्ड के द्वारा
द्वारा इस तरह आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। और इस तरह जब ये अटैच हो जाते हैं ना, तो ये जो हमारा बना देते हैं इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ क्या बोलते हैं, ये हमारा बन जाता है फ्लॉक्स बन जाता है। और ये जो फ्लॉक्स बन गया ना, तो इस वजह से अब ये जो पूरा का पूरा हमारा सस्पेंशन है, इसी सस्पेंशन को हम बोलते हैं फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, यानी कि हमारे बने फ्लॉक्स और इसी से इसका नाम पड़ गया फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो सिंपल आप क्या समझ आ रहे हो कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन एक्चुअल में वो सस्पेंशन होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और अट्रैक्ट करके एक क्लस्टर टाइप ग्रुप बना लेते हैं जिसको हम यहाँ फ्लॉक्स बोलते हैं। और इसी फ्लॉक्स के बनने की वजह से ये पूरा का पूरा सस्पेंशन हमारा फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन कहलाता है। सिंपल सा फंडा है और यही यहाँ लिखा हुआ है कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज व्हेन पार्टिकल कम टुगेदर टू फॉर्म अ सॉफ्ट ग्रुप। अब ये एक सॉफ्ट बनता है, देखो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा टाइटली तरीके से बाउंड हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बाउंड होते हैं, इसीलिए ये सॉफ्ट बनते हैं और इनको हम यहाँ फ्लॉक्स बोलते हैं। अब ये देखो अब क्या होता है यहाँ पे, अब जैसे ये बन गए तो आपको बताया कि अब ये भाई भारी है, क्योंकि भाई यहाँ अब देखो ये हमारा सिंगल सिंगल है तो चल रहा है, लेकिन अब ये भारी हो गया और भारी सामान है तो ये क्या होगा, नीचे हमारा क्या होगा, सेटल डाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा लगती है। और सेटल डाउन की वजह से क्या होगा कि अब ये जो पार्टिकल हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, नीचे यहाँ पे बैठ जाते हैं। कैसे, इधर नीचे बैठ जाते हैं। अब अगर नीचे हमारा बैठ गया, देखो एक चीज मैं और आपको बता दूं, कोई भी जो हमारा वो होगा, यानी कि कोई भी सस्पेंशन होगा वो हमारा अनस्टेबल और स्टेबल कब कहलाता है। देखो ये मैंने ऐसे बीकर बना लिया, तो स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा सस्पेंशन है, ये आपको दिख रहा होगा पूरा है। अब क्या होता है कि अगर मान लो मुझे दवाई यूज करनी है तो मैंने क्या किया, इतना एरिया इसका उठाया, और जब मैंने इतना एरिया उठाया तो मुझे यहाँ भी जो है ड्रग मिल गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से उठाता हूँ तब भी मुझे ड्रग मिल गया, मैंने इतना पार्ट आगे उठाया तब भी मुझे ड्रग बन गया। यानी कि जब हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल है, मेन ड्रग तो यही होता है एपीआई, तो जब ये एपीआई या जो हमारा सॉलिड है वो पूरे में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैला हुआ होता है, तब हमारा सस्पेंशन स्टेबल कहलाता है। क्योंकि अब हम जब भी कहीं से इसको उठा के यूज करेंगे हमारे ये फिक्स रहेगा। लेकिन वही मान लो कि अब इसमें फ्लोक्यूल्स बन गए और हमारे जितने भी पार्टिकल थे वो यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो गए, ये हमारे क्या हो गए, नीचे सेटल डाउन हो गए, और ये हमारा बाकी का लिक्विड प्रेजेंट है, ये बाकी लिक्विड प्रेजेंट है। तो जब ये हमारे नीचे सेटल डाउन हो गए और अब क्या करता हूँ मैं अपने यूज के लिए इतना पार्ट उठाता हूँ, तो देखो यहाँ तो इसको अभी कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमारा लिक्विड लिक्विड है। मैंने ये पार्ट उठाया, क्या है, सिर्फ लिक्विड लिक्विड है। मैंने ये पार्ट उठाया, क्या है, सिर्फ लिक्विड है। ये पार्ट हो क्या, सिर्फ लिक्विड है। नीचे वाला उठाऊंगा तब मुझे बहुत ज्यादा ड्रग मिल जाएगा, तो ये तो मेरे लिए इनस्टेबिलिटी होगी ना, कि कहीं पे मेरा ड्रग बिल्कुल नहीं है और कहीं पे मेरा ड्रग बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो ऐसे हमारे सब्सटेंस होते हैं सस्पेंशन, जिसमें क्या होता है नीचे हमारे ये सेटल डाउन हो जाता है ना, उसको हम यहाँ पे इनस्टेबल या फिर अनस्टेबल सस्पेंशन कहलाते हैं, और ये हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे ये नीचे बैठ गए, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा क्या होता है कि इनके अंदर हवा भरी हुई है, थोड़े वॉइड से, यानी कि खाली जगह है। तो अब जैसे ही आप इस सस्पेंशन को ऐसे यूज करोगे ना, हिलाओगे, शेक करोगे, ये वापस से हमारे डिस्पर्ज हो जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे और फिर से हमारे ये नॉर्मल इस वाली कंडीशन में आ जाएगा और आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यही रीजन है कि आप लोगों ने बहुत सारी सिरप वगैरह में, इवन कुछ ऐसी दवाइयों में लिखा देखा होगा, शेक वेल बिफोर यूज, यानी कि आप जब उसको यूज करो तो यूज करने से पहले उसको अच्छे से जो है हिला लेना, शेक कर लेना, क्योंकि जो पार्टिकल ऐसे नीचे बैठ गए हैं ना, वो पार्टिकल फिर से हमारे रीडिस्पर्ज हो जाएंगे और फिर से हमारा जो स्टेबल वाला सस्पेंशन बन जाएगा, और देन आप लोग जो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यही हमारा पूरा फंडा होता है फ्लॉक्यूलेटेड का, और जो आप लोग यूज करते हो शेक वेल बिफोर यूज, उसका सिस्टम भी हमारा यही होता है, क्योंकि जो पार्टिकल हमारे नीचे बैठ गए वो फिर से हम जो है यहाँ पे मतलब शेक करके दोबारा से यूज कर लें। तो अब अगर थोड़ा इसके बारे में जाने तो आप फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज व्हेन पार्टिकल कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ सॉफ्ट ग्रुप, यानी कि वो है जब पार्टिकल हमारे इस तरह के सॉफ्ट ग्रुप बना देते हैं, जिसको हम फ्लॉक्स बोलते हैं। अब ये हमारे नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, देखो दिक्कत है, सेटल डाउन हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा शेक करते हैं, ये फिर से हमारा ऐसा यानी कि रीडिस्पर्स हो जाता है, और देन हम जो इसका यूज कर सकते हैं आसानी से, और भाई दवा वगैरह बन जाता है। तो ये है कि भाई डिस्पर्स हो जाता है, लेकिन बहुत ही आसानी से, हल्का से शेक करने पर दोबारा हमारा नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है, इसीलिए ये हमारा बेस्ट होता है। अब इसका एग्जाम्पल बिस्मथ सब नाइट्रेट सस्पेंशन होता है। अब इसमें जो फ्लॉक्स होते हैं ये हमारे वीकली बाउंडेड क्लस्टर्स होते हैं, यानी कि जो इस तरह से हमारे भर जाते हैं। अब इसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, यानी कि हमको बनाना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वो ड्रग लेना है जो बनाना है। तो सबसे पहले वेट रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ ड्रग, यानी कि जो भी आपको ड्रग चाहिए उसका रिक्वायर्ड क्वांटिटी आप वेट करोगे, उसके बाद इसमें डालोगे वेटिंग एजेंट। अब देखो एक बार मैं ना इन सब के बारे में बता देता हूँ कि ये काम क्या करते हैं। तो अब देखो हमें सस्पेंशन बनाना है, यानी कि यहाँ पे डायग्राम ये रहा। अब मान लो कि हमें सस्पेंशन बनाना है, तो सस्पेंशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक सिंपल सा ड्रग चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल ड्रग, क्योंकि अगर ये इसमें डिसॉल्व हो गया तो हमारा क्या बन जाएगा, होमोजीनियस बन जाएगा, यानी कि मतलब डिस्पर्जन नहीं बनेगा, हमारा कोर्स डिस्पर्जन नहीं बनेगा। उसके लिए हमको चाहिए इनसॉल्युबल वाला ड्रग चाहिए जो इसमें डिसॉल्व ना हो, तो हमने यहाँ पे ले लिया इनसॉल्युबल वाला ड्रग। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं बैटिंग एजेंट का। अब देखो बैटिंग एजेंट का काम क्या होता है, हेल्प टू सॉलिड पार्टिकल गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जैसे आप यहाँ देख रहे थे कि ये पार्टिकल हमारा पूरे में जो है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट है, तो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बैटिंग एजेंट मिलाते हैं, जैसे हमारा पॉलीसॉर्बेट 80 हो गया या फिर
ग्लिसरीन हो गया। तो हम क्या करेंगे, और बेटिंग एजेंट को हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में, यानी कि जो हमारा इनसॉल्युबल ड्रग है ना उसी के साथ हम इस बेटिंग एजेंट को मिला लेते हैं, और जब मिला देंगे तो हमारा एक स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। देन उस स्मूथ पेस्ट को हम जो अपने लिक्विड के अंदर डालते हैं। अब जब लिक्विड के अंदर डालेंगे देन ये हमारा जो है डिस्पर्ज होना शुरू होगा, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा थोड़ा पार्टिकल हमारा नीचे बैठना भी शुरू कर देता है, और जब नीचे बैठना शुरू करता है देन हम यहाँ पे डालते हैं सस्पेंडिंग एजेंट को। अब सस्पेंडिंग एजेंट का काम क्या होता है एक्चुअल में, तो ये हमारे पूरे के पूरे सस्पेंड क्या करता है, विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देता है, और जब विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो हमारी सेटलिंग वाली स्पीड कम हो जाएगी। अब देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। अब नॉर्मली मान लो कि आपके पास क्या है, ये एक जो है पानी से भरा हुआ ग्लास है। अब उस ग्लास के ऊपर अगर आप ऐसे सिक्का डालोगे ना, ये सिक्का डालोगे, फटाफट सिक्का जो है हमारा नीचे यहाँ पे आके गिर जाएगा। वही मैं क्या करता हूँ कि अब जो ग्लास है ये इसको मैं पूरा का पूरा तेल से भर लेता हूँ, ऑयल से मैं यहाँ पूरा भर लेता हूँ। अब अगर ये ऑयल से भर लिया, या मान लो आपने हनी भर लिया, मान लो शहद भर लिया, तो अब शहद क्या होता है, गाढ़ा होता है, विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब अगर यहाँ पे आप ये कॉइन रखोगे ना तो बहुत ही स्लोली स्लोली, यानी कि पहले ऐसे गिरेगा, फिर ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, यानी कि बहुत ही स्लोली पार्टिकल हमारे नीचे आएंगे। तो वही यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे ये हमारा है, तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने बैटिंग एजेंट के साथ मिला के ये डाला, अब हमारे क्या करेंगे, यहाँ पे ये पार्टिकल हमारे डिस्पर्ज होने लग गए। लेकिन अब डिस्पर्ज होने लग गए तो इनके नीचे बैठने का खतरा है, और जब नीचे बैठने का देखो नीचे की तरफ जा रहे हैं, और नीचे बैठने का खतरा है, तो हम यहाँ पे डालते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। अब सस्पेंडिंग एजेंट क्या करेगा कि इधर पूरे को क्या कर देगा, लिक्विड को थिक कर देगा, और जब ये पूरा हमारा थिक हो जाएगा यानी कि हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा, तो अब जो पार्टिकल है इनको नीचे डिस्पर्ज होने में जो है टाइम लगेगा, या फिर ये नीचे नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि लिक्विड हमारा यहाँ पे क्या गाढ़ा हो चुका है। इसीलिए हम यहाँ पे जो है सस्पेंडिंग एजेंट का यूज करते हैं। अब जब ये हमारा गाढ़ा हो जाएगा देन इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं फ्लोकुलेटिंग एजेंट को। अब फ्लोकुलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, जो हमने बताया था कि ये प्रमोट करते हैं फ्लॉक फॉर्मेशन में बाय न्यूट्रलाइजिंग चार्ज। अब जैसे हम यहाँ दे देंगे कि ये हमारा नॉर्मल है, लेकिन हम लोग जानबूझकर इसके अंदर फ्लोकुलेटिंग एजेंट डालते हैं जिससे हमारे ये जो फ्लॉक्स बन रहे थे ना ये हमारे बन सके। और ये बनना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर ये बनेंगे तो बेशक हमारा ये इनिशियली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको शेक करूंगा ना ये वापस मेरा फिर से जो है रीडिस्पर्ज हो जाता है और मैं इसे यूज कर सकता हूँ। इसीलिए मैं करता हूँ यहाँ पे फ्लोकुलेटिंग एजेंट को डालूंगा, और जब फ्लोकुलेटिंग एजेंट डाल दूंगा मैं इसके अंदर, देखो ये हमारा सस्पेंडिंग एजेंट पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, फ्लोकुलेटिंग एजेंट का ये मेरा से फ्लोकुलेट हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही मैं बाद में क्या करेंगे कि हमारा ये हो जाएगा देन इसके अंदर प्रिजर्वेटिव हो गया, स्वीटनर हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, इन सबको डाल देते हैं। थोड़ा हम पीएच एडजस्ट करने के लिए भी डालते हैं, तो इसमें हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तक पीएच एडजस्ट करते हैं, जिससे भाई अगर पीएच गड़बड़ हो गया, मान लो आपने बॉडी में लिया और पीएच गड़बड़ है, तो आपको एसिडिटी बेसिडिटी का शिकार बना सकता है, इसीलिए यहाँ पे पीएच एडजस्ट करना भी जरूरी है। उसके बाद हम इसमें प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर, फ्लेवरिंग और कलरिंग सारे एजेंट डाल देते हैं और हमारा सस्पेंशन बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई लम्स वगैरह है तो उसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं, जिससे हमारी बॉडी से हमारी सस्पेंशन से बाहर निकल जाए, और देन हम फाइनली इसमें जो है पानी मिला देते हैं, फाइनल जितना करना हो, और देन हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा सस्पेंशन बनता है और इन सबका हम यूज करते हैं। तो अगर मैं इसको स्टेप बाय जो आपको बता रहा था उसके अकॉर्डिंग देखें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा इंसॉल्युबल ड्रग है उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी को हम वेट करेंगे, उसके बाद उसमें बेटिंग एजेंट मिलाएंगे जिससे हमारे एक स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। सबसे पहले हमने इंसॉल्युबल ड्रग लिया, बेटिंग एजेंट लिया, स्मूथ पेस्ट बन गया। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर लेंगे जिसमें हम इसको डिस्पर्स करेंगे। तो स्मॉल क्वांटिटी में हमने पानी लिया, पहले कम लेंगे, उसमें ये डिस्पर्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें फ्लोकुलेटिंग एजेंट मिला देंगे। अब फ्लोकुलेटिंग एजेंट हम सिर्फ फ्लोकुलेटेड वाले सस्पेंशन मिलाते हैं, डीफ्लोकुलेटेड में नहीं मिलाते हैं। तो फ्लोकुलेटिंग एजेंट क्या करेगा, फ्लॉक्स बनने में हेल्प करेगा, जो हमने यहाँ बोला था। तो अब जब फ्लॉक्स बनने में हेल्प करेगा तो हमारे इस तरह के जो है फ्लॉक्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें सस्पेंडिंग एजेंट मिला देंगे जिससे ये पूरे में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। और जैसे एग्जांपल हमारा मिथाइल सेलुलोज हो गया। उसके बाद सस्पेंडिंग एजेंट जब हमारा मिल जाएगा ना, देन उसके बाद हम इसमें प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर, फ्लेवरिंग, कलरिंग ये सारे एजेंट मिला देंगे। और फाइनली हम बाद में क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम कर देंगे प्योरीफाई वाटर के साथ में। उसके बाद अगर हमें चाहिए कि हम इसको फिल्टर करें तो हम इसको फिल्टर भी कर लेते हैं। उसके बाद इसको बोतल में भर लेंगे, लेवल कर देंगे, और हमारा जो है इसको हम जो है कूल और ड्राई प्लेस पे स्टोर करेंगे, और हमारा जो है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनके तैयार हो जाता है। तो आई होप आपको ये फ्लोकुलेटेड वाला सस्पेंशन अच्छे से जो है समझ आ गया होगा। अब इसके सारे फायदे क्या होते हैं फ्लोकुलेटेड वाले के, तो इजी टू रीडिस्पर्स। मैंने बताया कि ये बेसिक बैठ जाता है लेकिन बहुत जल्दी हमारा रीडिस्पर्स भी हो जाता है। पेशेंट कैन यूज इस कंफर्टेबली विदाउट ट्रबल, यानी कि पेशेंट के लिए बहुत कंफर्टेबल है, ये हमारा बहुत क्विक होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन में अपना एक्शन भी दिखाएगा। मोर एक्सेप्टेबल है, ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल भी है, और इसमें कोई हार्ड केक फॉर्म नहीं होता। हार्ड केक क्या है वो आपको आगे समझ आएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप जो हमारा यहाँ पे आता है। तो नेक्स्ट टाइप का नाम क्या है, डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अब देखो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का सिंपल मतलब क्या होता है
होता है, जैसे यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, तो ये जो हमारा सस्पेंशन है ना एक्चुअल में ये हमारा डीफ्लोकुलेटेड है। अब डीफ्लोकुलेटेड अगर नाम से समझे तो डी का मतलब होता है एक तरह से डिलीट या फिर नहीं होना, और फ्लोकुलेटेड का मतलब है फ्लोकल्स का, यानी कि डीफ्लोकुलेटेड का सिंबल का मतलब है कि ये हमारा वो सस्पेंशन है जिसके अंदर इस तरह के फ्लोकल्स हमारे नहीं बनेंगे। और जब फ्लोकल्स नहीं बनेंगे तो हमारा जो सस्पेंशन है वो ऐसा ही रहेगा। अब बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डीफ्लोकुलेटेड में क्या हो रहा है कि हमारा सस्पेंशन के जो पार्टिकल है ना वो हमेशा हमारे इस तरह से डिस्पर्ज रहते हैं और वो नीचे नहीं बैठ पाते, बहुत लॉन्ग टाइम में बैठते हैं और डिस्पर्ज रहते हैं, तो भाई हमारा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। लेकिन यहीं पर जो है हमारी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि डीफ्लोकुलेटेड में एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जैसे ये पार्टिकल है तो बेशक ये हमारे फ्लोकल्स नहीं बनाते, लेकिन स्लोली स्लोली, क्योंकि ग्रेविटी तो अपना काम कर रही है, तो स्लोली स्लोली यहाँ पे क्या दिक्कत होती है कि अब ये जो पार्टिकल है ये हमारे नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। अब भाई बहुत जल्दी नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे सही ये हमारे पार्टिकल सेटल डाउन होना शुरू होंगे। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे फ्लोकल्स नहीं बनता, और फ्लोकल्स नहीं बनेगा तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इस तरह से हमारी जमीन पे जो आना शुरू हो जाएंगे, इसके बाद और पार्टिकल आना शुरू हो जाएंगे और शुरू हो जाएंगे। और इस चक्कर में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्म हो जाता है ना ये बन जाता है एक हार्ड केक। क्या बन जाता है दोस्तों? हार्ड केक फॉर्म हो जाता है। अब हार्ड केक का नुकसान क्या होता है कि अब ये मान लो आपने ये बोतल रख दी, आपने मान लो 2-4 दिनों के लिए रख दी, आपने यूज़ नहीं किया, 15 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, अब उसके बाद ये जितने पार्टिकल है ना सारे के सारे नीचे बैठ जाते हैं, बैठेंगे क्योंकि ग्रेविटी अपना काम करेगी। अब इसमें क्या है कि आप जब इसको दोबारा रीडिस्पर्ज करोगे, आप इसको शेक करोगे, तब भी ये जो पार्टिकल है ये हमारे दोबारा रीडिस्पर्ज नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि ये हमारे जो है नीचे जमीन से बिल्कुल बैठ गए हैं और ये हमारे हार्ड केक बन गया, बीच में कोई भी हवा वगैरह ट्रैप नहीं है। इस चक्कर में इसको दोबारा से रीडिस्पर्ज करना हमारे लिए बहुत टफ होता है, और इसीलिए जो डीफ्लोकुलेटेड वाला सस्पेंशन है ये देखने में हमारे स्टेबल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे अनस्टेबल हो जाते हैं जब हम इसको स्टोरेज कंडीशन में रख देते हैं। इसीलिए हम जो है जो फ्लोकुलेटेड वाले हैं ना इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि फ्लोकुलेटेड में क्या था कि ऐसे बड़े बड़े क्लस्टर बन गए और जब नीचे बैठ गए तो इस तरह से गुच्छे टाइप बैठे हैं, और जब गुच्छे टाइप है तो जैसे हम इसको हिलाते हैं दोबारा से बाउंस करके हमारे फिर से ऐसे रीडिस्पर्ज हो जाते हैं। तो इस तरह ये चलता रहता है कि इसमें बीच बीच में ऐसे मतलब बॉइड्स बन जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। इसमें जब नीचे बैठते हैं तो पार्टिकल एकदम जमीन से चिपक जाते हैं और हार्ड केक बनता है। अब इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल बताऊंगा। अगर हर किसी के घर में जो है मोटर लगी होती है, भाई समर का पानी जो आप लोग यूज़ करते हो, जो पंप का पानी आता है, तो आप लोग अपनी टंकी देखोगे तो उसमें बहुत बारीक पानी आता है, बहुत बारीक होता है, सॉरी बहुत बारीक मिट्टी आती है, बालू आती है जिसको हम देख नहीं पाते। लेकिन आप टंकी उठा के देखोगे ना नीचे इस तरह की आपको बालू पूरी चिपकी हुई मिलेगी, और वो ऐसी चिपकी होती है कि आप उसको हाथ से ही पूरा उठाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यही सेम फंड आपने कूलर में देखा होगा, जब गर्मियों में डालते हैं तो कूलर के नीचे ऐसे पूरा जम जाता है। तो ये हमारा हार्ड केक है जो ऐसे सस्पेंशन में बन जाता है, जिसमें पार्टिकल में क्या होता है फ्लोकल्स हमारे नहीं बनते, उनमें इस तरह का केक बन जाता है। इस चक्कर में ये हमारे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इज अ सस्पेंशन वेयर पार्टिकल स्टे सेपरेटेड रहते हैं लेकिन सेटल डाउन होते हैं बहुत स्लोली। लेकिन जैसे ही हमारा कुछ टाइम होता है दे फॉर्म अ हार्ड लेयर केक, एक हमारी हार्ड केक बन जाती है बॉटम में, जिसको दोबारा मिक्स करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो एग्जाम्पल हमारा पैरासीटामोल सस्पेंशन है। अब ये पार्टिकल है, ये लिक्विड है, धीरे धीरे नीचे बैठ के हार्ड केक बनेगा और इसको दोबारा से रीडिस्पर्स करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है हमारा। अब इसको अगर हम फॉर्मुलेट करने के लिए जाने तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका इनसॉल्युबल ड्रग होगा उसके वेट करना है, क्वांटिटी ले लेनी है। उसके बाद आप उसमें वेटिंग एजेंट मिलाओगे। वेटिंग एजेंट क्या करेगा, इनको यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होने में हेल्प करेगा। तो वेटिंग एजेंट मिला के जैसे अल्कोहल या ग्लिसरीन आप एक पेस्ट बना लोगे। देन उस पेस्ट को आप लोग जो है पानी के अंदर डालोगे। जैसे हमने यहाँ इनसॉल्युबल ड्रग लिया, वेटिंग एजेंट लिया, पेस्ट बनाया, उसको देन आप यहाँ पे जो है पानी के अंदर डालोगे और डिस्पर्स करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, सस्पेंडिंग एजेंट सॉल्यूशन को मिला दोगे, जैसे सोडियम या बेंटोनेट हो गया, जो हमने यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट सॉल्यूशन डाला था। उसके बाद क्या करोगे, डू नॉट ऐड एनी फ्लोकुलेटिंग एजेंट। बस ये गलती यहाँ नहीं करनी है। फ्लोकुलेटिंग में क्या करना था, हमें ये ऐड करना था, लेकिन देखो इसमें हमने यहाँ पे कोई भी फ्लोकुलेटिंग एजेंट नहीं ऐड किया। और जब नहीं ऐड करेंगे तो बस सिंपल क्या करना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे प्रिजर्वेटिव हो गए, स्वीटनर हो गए, फ्लेवर्स हो गए, कलरिंग होता है, इन सब एजेंट को यहाँ पे देखो डायरेक्टली ऐड कर दोगे। और ऐड करने के बाद आप फिल्टर करो, अगर आपको जरूरत है, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिल्टर आउट करके जो भी इसमें अनडिस्पर्ज पार्टिकल है या जो लम्स वगैरह बन गए थोड़ा गाढ़ा, वो हमारा निकल जाएगा। उसके बाद कंटेनर में भर लो, लेबल कर लो और कूल एंड ड्राई प्लेस में स्टोर कर दो, और आपका ये सस्पेंशन तैयार हो गया। तो लगभग सब कुछ हमारा फ्लोकुलेटेड वाला, बस एक काम नहीं करना कि हमें यहाँ फ्लोकुलेटिंग एजेंट को ऐड नहीं करना, बाकी ये सारे फंडे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। अब इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसमें सेडिमेंटेशन रेट हमारा स्लो होगा, बेटर फॉर एक्यूरेटिंग डोज है, इसमें डोज हमारी काफ़ी एक्यूरेट हो जाती है। ये हमारा देखने में स्मूथ लगता है, फाइन लगता है और बहुत ज़्यादा एलिगेंट है, यानी कि देखने में देखो, अब अगर इसको देखोगे तो देखने में भी ये स्टेबल लगेगा और वैसे भी अच्छा लगेगा, ये हमारा कम लगेगा। लेकिन वही एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पर जब रियलिटी आती है तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि नीचे बेशक बैठ जाता है लेकिन डिस्पर्ज होने पर ये हमारा नॉर्मल हो जाता है, बल्कि ये वाला हमारा हार्ड केक बनाता है जो हमारे लिए टफ हो जाता है। तो ये हमारा हो गया पूरा डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के बारे में।
तो अब अगर कभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है ना, तब भी वैसे तो आप ये सारी बातें लिखोगे जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि 10 मार्क्स में तभी पूरा होगा। बाकी ऐसा एक चार्ट भी आप बना के आ सकते हो कि देखो फ्लॉकुलेटेड वो सस्पेंशन में जो डिस्पर्स फेज है ना, वो एग्रीगेट होकर एक फ्लॉक्स फॉर्म कर लेते हैं, इसको हम फ्लॉकुलेटिंग एजेंट बोलेंगे। अब इसमें सेडिमेंटेशन रेट हमारा हाई होगा, ये ज़्यादा स्टेबल माना जाता है क्योंकि इसमें सॉफ्ट केक फॉर्म होता है। वहीं इसके अंदर जो पार्टिकल है वो पूरे में डिस्पर्ज रहता है अच्छे में, इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो होता है, लेकिन ये लेस स्टेबल होता है क्योंकि इसमें हार्ड केक फॉर्म हो जाता है। अब इसके अंदर हमारे बॉइड्स होते हैं, जिस वजह से सेटलिंग डाउन हो जाता है तो सॉफ्ट केक बनता है, क्योंकि उनके बीच में हमारे बॉइड्स यानी कि थोड़ी हवा के गिरले रहते हैं। इसमें लेस बॉइड्स होते हैं तो एकदम सेट होता है, तो हार्ड केक बन जाता है। इसको जब हम शेक करेंगे मतलब फ्लॉकुलेटिंग वाले को, तो हमारा क्या होता है, रीडिस्पर्ज होकर हमारे एक स्टेबल कंडीशन में लौट आता है। लेकिन ऑन शेकिंग पे भी ये हमारा रीडिस्पर्ज नहीं हो पाता है और बहुत हार्ड हमारा बनता है। अब इसमें जो हमारे जैसे एग्जांपल है एंटासिड सस्पेंशन वगैरह, और ये पूरली प्रिपेयर्ड पैरासीटामोल सस्पेंशन हो गया। ये दोनों का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया क्योंकि ये रब वाला है, फिर में आपको ये दिख जाएंगे। अब याद कैसे करोगे, तो फ्लॉकुलेटिंग में सिंपल सी बात है, फास्ट सेडिमेंटेशन, बहुत जल्दी सेडिमेंट हो रहा है, लेकिन इसमें फ्लफी और फ्री टू शेक वाला सस्पेंशन बनेगा। इसमें क्या होगा, डेंस केक बनेगा, यानी कि एकदम गाढ़ा नीचे केक बनेगा, जिसको डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, जिसको रीडिस्पर्स करना डिफिकल्ट होता है। तो ये हो गया फ्लॉकुलेटेड, ये हो गया डीफ्लॉकुलेटेड के बारे में। अब सस्पेंशन का ही एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेडिमेंटेशन पैरामीटर। वैसे तो ये हमारा 7 में ही क्वेश्चन आता है, पर थोड़ा चलो अच्छे से समझ लेते हैं। हमने पूरा सस्पेंशन समझ लिया, हमने डिफरेंस समझ लिए, अब हम सेडिमेंटेशन पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। अब देखो सेडिमेंटेशन एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल हैं स्लोली स्लोली सही, पर ये हमारे नीचे जो है गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी कि नीचे जमीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और उस टाइम पर ये इस तरह का केक फॉर्म करते हैं। हमारे डीफ्लॉकुलेटेड में हार्ड केक, और जो हमारा फ्लॉकुलेटेड इसमें हमारा सॉफ्ट केक बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह ये पूरा जो पार्टिकल नीचे के आते हैं ना, इसी को हम यहाँ सेडिमेंटेशन बोल देते हैं। तो व्हेन सॉलिड पार्टिकल इन अ सस्पेंशन सेटल डाउन एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अब हमें ये चेक करना होता है, टू चेक हाउ वेल द सस्पेंशन इज वर्किंग वी स्टडी सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड दीज आर कॉल्ड सेडिमेंटेशन पैरामीटर। यानी कि देखो एक बात मैं आपको सिंपल बताऊं, अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये हमारा क्या होता है नीचे यहाँ पे बैठ जाता है, तो भाई ये तो गलत बात है ना, क्योंकि अगर ये नीचे बैठेगा तो हमारा सस्पेंशन क्या होगा, अनस्टेबल कहलाता है। क्यों कहलाता है, वही फंडा कि अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं ड्रग को उठाता, यहाँ से मैं अगर इस वाले सस्पेंशन को उठा रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से 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 उठाता हूँ तो मुझे बल्क ऑफ ड्रग मिल जाएगा, यानी कि ज़्यादा मिल जाएगा। तो मुझे तो ऐसा चाहिए ना, जैसे ये चाहिए कि मैं यहाँ से उठाऊँ तब भी ड्रग बराबर हो, यहाँ से उठाऊँ तब भी ड्रग बराबर हो, यहाँ से उठाऊँ तब भी ड्रग बराबर हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसा सस्पेंशन चाहिए जिसमें जो मेरे सॉलिड के पार्टिकल है वो हर तरफ क्या हो, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट रहे, यानी कि एक तरह से डिस्पर्ज रहे, फैले हुए रहे। तो यहाँ पे अगर इनकी सेडिमेंटेशन हो रही है तो एक तरह से क्या है कि ये अनस्टेबल होते जा रहे हैं, इसीलिए हमें जो है इनके सेडिमेंटेशन पैरामीटर को पढ़ना जरूरी होता है। अब इसके अंदर टोटल 3 पैरामीटर हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। पहले आता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। अब क्या होता है कि इट इज अबाउट हाउ मच सॉलिड हैज सेटल एट द बॉटम ऑफ सस्पेंशन, यानी कि ये हमें ये बताता है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कि जो हमारा सॉलिड है, यानी कि ये सॉलिड के पार्टिकल है, ये कितने पार्टिकल हमारे नीचे यहाँ पे नीचे बैठ जाते हैं, उसी को हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम बोल देते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सिंपल है कि इट इज द रेशियो ऑफ फाइनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, जिसको हम वी यू से डिनोट करेंगे, टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन, जिसको हम वी नॉट से डिनोट करेंगे बिफोर सेडिमेंटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मान लो ये हमारा नॉर्मल पहले सेडिमेंटेशन ऐसा था, अब क्या हुआ, धीरे धीरे पार्टिकल मेरे नीचे गिरना शुरू हुए और अब मेरे पार्टिकल यहाँ तक नीचे गिर गए। तो अब ये मेरा ओरिजिनल सस्पेंशन का वॉल्यूम होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक था, ये मेरा यानी कि अब हो गया फाइनल हो गया कि अब मेरा इतना रह गया, क्योंकि ये तो लिक्विड है, जो मेरा सस्पेंशन है वो मेरा इतना ही तो कहलाएगा। तो ये मेरा हो गया मतलब फाइनल सस्पेंशन वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट हो गया, यानी कि इतना अब मेरे सेडिमेंट का वॉल्यूम है और पहले मेरा ये पूरा सस्पेंशन का ये वॉल्यूम था। तो बस इसी से हम यहाँ पता लगाते हैं। तो कैसे करना है, एफ इज इक्वल टू वी यू अपॉन वी नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो वी नॉट हमारा टोटल है और वी यू हमारे का ये इनिशियल वाला है। तो अगर हमारे जितना ज़्यादा नीचे गिरता जाएगा, यानी कि बी नॉट की वैल्यू जितना ज़्यादा गिरेगी, जो एफ की वैल्यू है वो हमारी 1 से कम आएगी, क्योंकि ये तो हमारा बराबर है। अब जैसे एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि मान लो हमारा स्टार्टिंग में क्या था कि ये मेरा 10 था, मान लो ये मेरा पूरा 10 ml था, ठीक है। अब यहाँ पे ये गिर गिर के क्या है 1 ml पे चला गया, क्या चला गया 1 ml पे चला गया। तो अब जो मेरा ऊपर आएगा वो 1 ml आएगा और नीचे मेरा स्टार्टिंग में 10 था, यानी कि वैल्यू क्या आएगी 0.1 ml आ जाएगी एक तरह से। अब मेरा जो एफ है वो 0.1 है, यानी कि मेरा 1 से कम है, और 1 से कम होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर ये 1 से कम आता है तो सम सॉलिड है सेटल, यानी कि लेस स्टेबल है, यानी कि यहाँ पे हमारी फ्लॉकुलेशन हो रही है, तो ये हमारा कम स्टेबल कहलाएगा। और अगर ये एफ बराबर इक्वल आता है, इक्वल का मतलब क्या है कि पहले भी मेरा इतना था और मैं यहाँ पे 1 घंटे बाद देख रहा हूँ तब भी मेरे जो पार्टिकल है वो सेम इतने ही है, तो यहाँ पे क्या होगा दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, एक एक तो कट जाएगा तो एक आएगा। तो अगर एफ की वैल्यू 1 आती है इसका मतलब यहाँ पे कोई सेडिमेंटेशन हुई नहीं है और मेरा है कि ये आइडियल सस्पेंशन है, जो हम चाहते हैं कि हमारा सस्पेंशन ऐसा रहे जिसमें सॉलिड पार्टिकल बिल्कुल नीचे ना गिरे। अब एक कंडीशन और आती है, अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो ये हमारा फ्लॉकुलेटेड वाला था। अब फ्लॉकुलेटेड का क्या होता है कि आपने ये पूरा काउंट किया, अब जब आप पूरा काउंट करोगे तो मान लो ये हमारा पूरा 10 ml था,
ठीक है। लेकिन अब जैसे ये नीचे बैठेगा तो आपको पता है कि ये हमारे वॉइड्स वगैरह कवर करके रखता है, यानी कि इसमें मतलब वो हमारे हवा वगैरह को ट्रैप करते हैं। और जब ये ऊपर हुआ तो मान लो ऐसे करके पूरा ऊपर हो गया, तो बेशक ये 4 ml है, लेकिन ये देखने में ऐसा लगेगा ना कि हमारा बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऐसा लगेगा फ्लॉकुलेट वाले कुएं होंगे तो ऐसा लगेगा कि ये हमारा थोड़ा ज़्यादा है। और जब ज़्यादा लगता है तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं कि जो हमारा एफ था ना वो 1 से ज़्यादा है। और अगर एफ हमारे 1 से ज़्यादा आता है तो हम इसको बोलेंगे फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, यानी कि हमारे यहाँ पे फ्लॉपी सेडिमेंट फॉर्म हुए हैं। तो देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो भाई आपको पता है कि जो सस्पेंशन है वो हमारे नीचे गिरेगा, चाहे वो फ्लॉकुलेटेड हो चाहे डीफ्लॉकुलेटेड हो, लेकिन थोड़ा एपियर ऐसे होता है क्योंकि इसमें बॉइड्स हैं तो थोड़े स्वेल हो जाते हैं, ये ऐसे देखने में लगते हैं, तो देखने में लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा है। और अगर आपको लगे कि भाई ये पहले से थोड़ा ज़्यादा देखने में लग रहा है, मतलब समझ जाना कि ये हमारा फ्लॉकुलेटेड वाला सिस्टम है और आज से आप इसको पहचान सकते हो। तो ये अपियर ग्रेट वॉल्यूम इसका अपियर होगा पहले से ज़्यादा, तो ये हमारा फ्लॉकुलेटेड हो गया। तो सिंपल है, अगर एफ हमारा 1 के बराबर है तो कोई भी सेडिमेंटेशन नहीं हुई है, ये हमारा आइडियल सस्पेंशन है, यानी कि ऐसा हम चाहते हैं। अगर 1 से कम है मतलब यहाँ सेडिमेंट ये हमारा नीचे गिरा है, और जब नीचे गिरा है तो ये हमारा लेस स्टेबल, यानी कि ये हमारा डीफ्लॉकुलेटेड वाला है। और अगर यहाँ पे ये 1 से ज़्यादा हो जाता है मतलब ये फ्लॉकुलेटेड वाला सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे फ्लफी देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा था हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम के बारे में। यहाँ हम इसके वॉल्यूम को चेक करके पहचानते हैं कि हमारा सस्पेंशन स्टेबल है या नहीं है। अब जितना ज़्यादा यानी कि अगर एफ इज इक्वल टू लेस देन 1 आएगा तो हमारा उतना ज़्यादा लेस स्टेबल होगा, तो इससे हमें ये पता चलता है। सेकंड हमारा आता है डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन। अब डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन हमें ये बताता है कि कोई सस्पेंशन जो हमारा है वो फ्लॉकुलेटेड ज़्यादा है या फिर वो डीफ्लॉकुलेटेड हमारा ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन को हम यहाँ एक तरह से बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इट इज द रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ अ फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन टू द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ अ डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। यानी कि देखो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हमने देख लिया कि यहाँ नीचे गिरता है, तो वही हमें जो है इस डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन को बताता है। कैसे बताता है, तो बीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ नॉट भी एक तरह से बोल सकते हो। तो यहाँ जो एफ नॉट ये इन्फाइनाइट दिया है, ये है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का, और जो एफ है ये हमारा होता है फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का। अब यहाँ पे मैं एक बार पूरा करके देखता हूँ। तो अब नॉर्मल यहाँ पे मान लो कि फ्लॉकुलेटेड में हमने ये पूरा डाला, हमने इनिशियली दोनों को 10 ml लिया। अब फ्लॉकुलेटेड की जब सेडिमेंटेशन हुई तो यहाँ पे ये 4 ml तक रह गया, और डीफ्लॉकुलेटेड की हुई तो हमारा 1 ml तक रह गया। अब हमें सेडिमेंटेशन वॉल्यूम पता है कि हमारा जो फाइनल वाला था उसको हम इनिशियल से रख देंगे, तो हमारा फाइनल अब 4 ml रह गया और इनिशियल हमारा 10 था तो 0.4 बन गया। अब यहाँ पे अगर हम डीफ्लॉकुलेटेड निकालेंगे तो फाइनल हमारा 1 ml है और इनिशियली हमारा 10 था तो यहाँ 0.1 ml बन गया। अब हमारे यहाँ पे बीटा क्या कहता है कि ऊपर हमें जो एफ है वो लिखना है फ्लॉकुलेटेड का और नीचे लिखना है डीफ्लॉकुलेटेड का। तो फ्लॉकुलेटेड का हमारा 0.4 निकल के आया और डीफ्लॉकुलेटेड का हमारा 0.1। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4 आंसर निकल के आएगा। तो हमें इस फॉर्मूले से ये समझ आ रहा है कि जो हमारा फ्लॉकुलेटेड वाला सिस्टम है ना, ये 4 गुना ज़्यादा स्पीड से हमारा सेटल हो रहा है, 4 गुना ज़्यादा सेटल हो रहा है एज कंपेयर टू डीफ्लॉकुलेट हमारा। आप बोलोगे ये क्या हो गया, तो इसको समझो यहाँ पे। अब देखो अगर b इक्वल टू 1 निकल के आ रहा तो यहाँ पे है कि भाई किसी में कोई फ्लॉकुलेशन ही नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों की अगर वैल्यू बराबर आती है मतलब दोनों या तो बराबर मात्रा में नीचे गिर रहे हैं या फिर दोनों में किसी में फ्लॉकुलेट मतलब वही नहीं हो रही है, सेडिमेंटेशन ही नहीं हो रही है, तो ये हमारे दोनों आइडियल हो जाएंगे। तो अगर b इक्वल टू 1 आ रहा है तो आइडियल है। अगर बीटा इक्वल टू 1 से ज़्यादा आ रहा है तो 1 से ज़्यादा का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो रही है कि f की ज़्यादा है फ्लॉकुलेटेड की, तो जो हमारा सस्पेंशन है ये पूरा फ्लॉकुलेटेड कहलाएगा। और यही यहाँ निकल के आया कि हमारी ये वैल्यू f निकल 4 निकल के आई है, मतलब ये जो पूरा सिस्टम है ना ये हमारा फ्लॉकुलेटेड कहलाएगा। तो आप ऐसे पहचान सकते हो इन दोनों को कंपेयर करके कि हमारा सिस्टम फ्लॉकुलेटेड है या फिर डीफ्लॉकुलेटेड है। तो यहाँ सिस्टम हमारा फ्लॉकुलेटेड निकल के आ रहा है। अब वहीं जितना ज़्यादा हमारी बीटा की वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू निकल के आ रही है वो उतना ही ज़्यादा हमारा फ्लॉकुलेटेड होगा। और हम पहले जानते हैं कि फ्लॉकुलेटेड और डीफ्लॉकुलेटेड में जो हमारा फ्लॉकुलेटेड वाला सस्पेंशन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये नीचे बेशक बैठ जाता है लेकिन ये हमारा क्या होगा बाद में रीडिस्पर्स होता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये बेशक 4 टाइम मोर सेटल हो रहा है लेकिन ये बहुत जल्दी क्या रीडिस्पर्स होता है, इसीलिए जो हमारा फ्लॉकुलेटेड वाला वो ज़्यादा स्टेबल कहलाता है। तो इस तरह हम जो है डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन को यहाँ पे निकाल सकते हैं। देन लास्ट हमारा आता है सेडिमेंटेशन रेट। तो ये सिंपल सी बात है कि ये हमें ये बताता है कि कितनी जल्दी हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं। अब जैसे मान लो ये पहले उठे थे अब ये नीचे सेटल डाउन हो गए, तो इसको बताने के लिए हमारा यूज़ किया जाता है स्टोक्स लॉ। अब जो स्टोक्स लॉ है वो क्या, रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ सस्पेंडिंग पार्टिकल इज एक्सप्लेन बाई स्टोक्स लॉ। यहाँ पे स्टोक्स लिख गया, थोड़ा मिस हो जाता है तो स्टोक्स लॉ लिख लेना। अब ये एक्सप्लेन किया गया स्टोक्स लॉ के द्वारा। तो हमारा लॉ यहाँ पे क्या कहता है, v इक्वल टू 2r² PS माइनस PM और पूरे का g इंटू 9n। यहाँ पे क्या है आपका ये 9 है और ये आपकी n एक तरह से विस्कोसिटी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो ये हमारा r क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ पार्टिकल, यानी कि ये जो पार्टिकल है इनकी रेडियस कितनी है, जितने बड़े पार्टिकल उतना ही ज़्यादा ये नीचे हमारे क्या होंगे सेडिमेंटेशन। देखो सेडिमेंटेशन रेट हमारा क्या है, ये b है, तो जितने बड़े पार्टिकल होंगे उतने ही ज़्यादा ये हमारे नीचे करेंगे। तो ये r इसी को मतलब डिफाइन कर रहा है, जितना ज़्यादा रेडियस उतना बड़ा पार्टिकल। जो PS है वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी कि हमारे जो
सॉलिड है यहाँ पे उसकी डेंसिटी कितनी है, और जो पी एम हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। अब लिक्विड अगर हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा और भाई सॉलिड कम होगा तो उसको नीचे गिरना और ज़्यादा कम हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड में से लिक्विड वाली को डेंसिटी को माइनस कर रहे हैं। अब ये नीचे हमारी विस्कोसिटी होती है, अब विस्कोसिटी हमारी जितनी ज़्यादा होगी लिक्विड की उतना ही ज़्यादा हमारा और सेटल डाउन होना मतलब रिवर्स करेगा। और जी हमारी होती है ग्रेविटी की, ग्रेविटी जितना ज़्यादा नीचे से फोर्स लगाएगी उतनी ही जल्दी ये पार्टिकल हमारे नीचे करेंगे, इसीलिए पूरा सेडिमेंटेशन रेट है। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये सब लिख के आता ना। अब जो स्मॉल पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे स्लोअर सेटलिंग, उतने ही स्लो सेटल डाउन होंगे, जितने थिक पार्टिकल होंगे बड़े उतने ही स्लो, मतलब क्या होगी यहाँ पे थिक लिक्विड होगा। अगर देखो गाढ़ा लिक्विड होगा तो विस्कोसिटी हाई होगी तो उतनी स्लो क्या होगी, सेटलिंग होगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई निकल के आता है तो जो आपके पार्टिकल की सेटलिंग है वो आपकी हाई होगी, और अगर पार्टिकल जल्दी जल्दी नीचे सेटल डाउन होंगे तो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी कम हो जाएगी। तो इस तरह हमारी सेडिमेंटेशन रेट है वो हमारी स्टेबिलिटी को बता रहा था। जो डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन है वो हमें ये बताता है कि जो सॉल्यूशन है वो हमारा फ्लोकुलेटेड है या फिर डीफ्लोकुलेटेड है, और जो हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है वो सिंपल ये बताता है कि कितने मात्रा में हमारे जो सेडिमेंट है वो नीचे गिर रहे हैं, यानी कि सेडिमेंटेशन हो रही है। तो ये थे हमारे पूरे सेडिमेंटेशन पैरामीटर के बारे में। तो अब अगर देखा जाए हमने अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप सस्पेंशन के बारे में सब कुछ आपको जो है इजीली समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इमल्सन्स, देन डिस्कस टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ इमल्सन के बारे में। अब देखो इमल्सन के साथ साथ में जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे ना जब टाइप्स ऑफ इमल्सन, तो इसी के साथ में हमारे माइक्रो इमल्सन और मल्टीपल इमल्सन वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा, वो भी हम यहीं देख लेंगे। अब अगर इमल्सन के बारे में बात करें तो देखो सिंपल हम क्या जानते हैं कि इमल्सन भी हमारे कोर्स डिस्पर्जन के अंदर कई टाइप्स है, बस सिंपल सा फर्क इतना था कि वहां पे हम सॉलिड ले रहे थे सस्पेंशन के अंदर, इमल्सन में हम क्या लेते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल लेंगे और लिक्विड के पार्टिकल को लिक्विड के अंदर ही जो है डिस्पर्ज कर देते हैं। अब एग्जांपल हमने जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग जब शुरुआत की थी तब देखा था ना कि हम क्या करते हैं कि ऑयल को पानी के अंदर भी डिस्पर्ज कर देते हैं। अब भाई होता नहीं है लेकिन कैसे हो जाता है वो भी हम यहाँ समझने वाले हैं। तो अगर हम सिंपली अपने पहले इमल्सन के बारे में बात करें, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है देख लेना। तो एन इमल्सन इज अ बाईफेजिक, देखो ये भी बाईफेजिक है क्योंकि यहाँ पे भी हमको दोनों दो अलग अलग फेज है ना, ये दोनों दिखाई दे रही है। तो इट इज अ बाईफेजिक मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। यहाँ पे क्या है कि दो इमिसिबल वाले जो लिक्विड है जिनकी आपस में नहीं बनती है ना, उनका मिक्सचर होता है, जैसे हमारा ऑयल हो गया, वाटर हो गया, वेयर वन लिक्विड इज डिस्पर्ज इनटू अनदर इन द फॉर्म ऑफ टेनी ड्रॉपलेट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लिक्विड हमारा दूसरे के अंदर क्या डिस्पर्ज हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑयल के पार्टिकल्स है ना, ये हमारे लिक्विड यानी कि पानी के अंदर जो है डिस्पर्ज हो चुके हैं। तो ये हमारा ऑयल इन वाटर वाला यहाँ पे सिंपल हो गया, तो डिस्पर्ज हो जाता है। अब ये एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है इमल्सिफाइंग एजेंट, जो हमें इन दोनों को बनाने में हेल्प करता है। यानी कि अब तक जो आपका क्वेश्चन था कि भाई आखिर हमारे तेल और पानी मिल कैसे रहे हैं, उसका आंसर है इमल्सिफाइंग एजेंट। अब ये काम कैसे करता है वो हम आगे समझेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे हमारी बेनिसिंग क्रीम हो गई, हमारे कुछ लोशंस हो गए, हमारे कुछ ऑइंटमेंट्स हो गए, हमारी कोल्ड क्रीम हो गई, तो इस सभी के सभी हमारे जो है इमल्सन के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे सिंपल क्या होता है कि जो ऑयल पार्टिकल्स है वो हमारे वाटर के अंदर डिस्पर्ज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। अब डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये बना के जरूर आना भाई। तो जैसे ये पूरा है, तो ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ये पानी को मैंने दिखाया है, तो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये ब्लैक कलर में ये आपके ऑयल के पार्टिकल्स हैं। अब देखोगे तो ये पूरे पानी में क्या है, डिस्पर्ज है, घुले नहीं है, डिजॉल्व नहीं है। डिजॉल्व मत बोल देना क्योंकि डिजॉल्व वर्ड पक्का नहीं है, डिजॉल्व की जगह आपको क्या बोला है, डिस्पर्ज है, कि ये पूरे में जो है फैले हुए हैं यानी कि डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहे होंगे ये आपके, और इसी को हम यहाँ पे डिस्पर्ज फेज बोल देंगे, यानी कि जो आपका ऑयल पार्टिकल है वो डिस्पर्ज फेज या डिस्पर्ज पार्टिकल हो जाएगा, और जो आपका लिक्विड है यानी कि पानी है वो आपका कंटिन्यूअस फेज या फिर डिस्पर्जन मीडियम कहलाता है। बाकी अगर आप लोग डायरेक्टली इस टॉपिक पर आए हो तो एक बार जो स्टार्टिंग का इंट्रो पार्ट था ना वो जाके जरूर देख लेना, उसमें हमने दोनों का सस्पेंशन इमल्सन दोनों का ही इंट्रो अच्छे से कवर किया था। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन के बारे में। अब देखो जो हमारे इमल्सन है ना, ये हम यहाँ बना रहे थे, ये हम सिंपली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 4 तरीके के हमारे इमल्सन बन सकते हैं। अब देखो सिंपल सा बात है, जैसे मान लो यहाँ पे हम इमल्सन बना रहे हैं, तो इमल्सन हमारे का एक कोर्स डिस्पर्जन है, और अगर इमल्सन हमको बनाना है तो सिंपल क्या करना होगा कि एक हमको लेना है डिस्पर्ज फेस और एक हमको लेना है डिस्पर्जन मीडियम। अब इमल्सन के केस में ये फिक्स है कि ये हमारा क्या होता है, एक ऑयल होता है और एक वाटर, यानी कि ऑयल और वाटर इन दोनों से मिलकर ही ये हमारा बना होता है। अब क्या हो सकता है यहाँ पे कि एक बार में या तो हमारा डिस्पर्ज फेस ऑयल हो सकता है या फिर हमारा डिस्पर्जन फेस वाटर हो सकता है, यानी कि कोई एक हो सकता है। और अगर हम एक को डिस्पर्ज फेस कर देंगे तो दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को ध्यान में रख के हम कंडीशन निकालें तो हमें यह निकल के आ रहा है कि डिस्पर्ज फेस अगर हम लेते हैं ऑयल को तो हमारा डिस्पर्जन मीडियम हो जाता है वाटर, और अगर हम डिस्पर्ज फेस लेते हैं वाटर को तो हमारा डिस्पर्जन मीडियम हो जाता है ऑयल। और इन बेस पे देखा जाए तो हमारा जो इमल्सन है वो हम यहाँ पे 2 तरीके से बना सकते हैं। एक बना सकते हैं कि हमने पहले ऑयल लिया थोड़ा कम मात्रा में यानी कि सॉल्यूट में, और उसको डिस्पर्ज
डिस्पर्ज कर दिया हमने सॉल्वेंट के अंदर यानी कि पानी के अंदर। और दूसरा ले सकते हैं कि हमने वाटर को ले लिया था डिस्पर्स फेज और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यानी कि डिस्पर्ज कर दिया सॉल्वेंट के अंदर यानी कि ऑयल के अंदर। तो अगर इस पेज पे देखा जाए तो हमारा जो इमल्सन है वो दो तरीके से बन रहा है। पहला क्या है कि पहले हमने ऑयल को ले लिया था डिस्पर्स फेज और ऑयल को हमने वाटर के अंदर यानी कि ब्लू कलर में ये पूरा वाटर है, वाटर के अंदर डाल दिया तो हमारा बन जाएगा ऑयल इन वाटर इमल्सन यानी कि O/W। आप इस तरह इसको रिप्रेजेंट करोगे तो आपका मान लो कि ये आपका वाटर यहाँ पे हो गया और इधर देखा जाए तो ये आपका रेड कलर में ऑयल हो गया। मैंने कलर भी थोड़ा ध्यान में रख के बनाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा ऑयल इन वाटर इमल्सन यानी कि O/W और ये आपका हो जाएगा वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो भाई बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है, यानी कि सिंपल क्या है कि आपने तेल को पानी में डाला तो तेल इन वाटर हो गया यानी कि तेल इन वाटर यानी कि ऑयल इन वाटर यानी कि ऑयल इन वाटर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर पानी को तेल में डाला तो वाटर इन ऑयल हो गया। और जिसको हम डाल रहे हैं वो हमारा डिस्पर्स फेस है और जिसके अंदर डाल रहे हैं वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है। तो अगर कहीं भी लिखा हो ऐसा कि मान लो ऑयल इन वाटर है तो इसका मतलब समझ जाना कि ऑयल हमारे यहाँ पे डिस्पर्ज फेस है और जो वाटर है वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है। यानी कि ऑयल हमारे यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट हो जाएगा। वहीं अगर लिखा है वाटर इन ऑयल तो यहाँ पे जो पहले लिखा है वो हमारा हो जाएगा डिस्पर्स फेज यानी कि वाटर और ऑयल हमारा हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम यानी कि वाटर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सॉल्यूट और ऑयल हमारा हो जाएगा सॉल्वेंट। तो इस तरह हमारे ये दो टाइप में पूरे डिवाइड हो जाते हैं। वही सिंपल सी बात है। अब देखो ऑयल इन वाटर इमल्सन है तो यहाँ पे जो वाटर है, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे ऑयल इन वाटर है तो इसमें जो वाटर है वो हमारा ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा और वाटर इन ऑयल है इसमें जो ऑयल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरऑल हमारा ऑयल इन वाटर है इसका जो नेचर है वो हमारा वाटर या फिर एक्वस नेचर का हो जाता है। और जो हमारा ये वाला है यानी कि वाटर इन ऑयल है इसमें जो पूरा का पूरा नेचर है वो हमारा ऑयली नेचर का हो जाता है। तो ये सिंपल सी बात है जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए। तो आई होप वैसे आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ी सी बात में समझ लेते हैं कि ऑयल इन वाटर वाला है इसको हम एक्वस वाला इमल्सन बोलेंगे क्योंकि इसमें पानी हमारा सबसे ज़्यादा मेन है तो पानी के नेचर का पूरा हो गया। तो दीज आर दोज इमल्सन इन विच जो डिस्पर्स फेस है वो हमारा ऑयल रहेगा और कंटिन्यूस फेस हमारा वाटर रहेगा। अब इसमें क्या करेंगे एक इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जो इन दोनों को मिलाने में हेल्प करता है। कैसे काम करता है ना इमल्सिफाइंग, इसको हम आगे समझेंगे। अब एग्जाम्पल हमारा लोशन हो गया, सिरप हो गए, टॉनिक हो गए, मिल्क हो गए, ये सारे के सारे हमारे ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्सन में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाटर इन ऑयल टाइप। तो इसको हम जो है ऑयली इमल्सन या फिर ऑयल इमल्सन बोलते हैं। अब इसमें क्या करना है, दीज आर दोज इमल्सन इन विच जो डिस्पर्स फेस है वो हमारा वाटर है और कंटिन्यूस फेस है यानी कि डिस्पर्जन मीडियम जो हमारा है वो हमारे यहाँ पे ऑयल रहेगा। यानी कि देखो ऑयल इन वाटर और ये वाटर इन ऑयल हो गया। अब इसमें जो सूटेबल हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट है उसका हम इस्तेमाल करेंगे जिससे जो पानी है वो हमारे यूनिफॉर्म तरीके से पूरे में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहे। अब ये हमारा यूजली ग्रीसी होगा और थोड़ा सा थिक भी रहता है। थिक क्यों रहेगा, क्योंकि तेल थोड़ा सा मोटा आपको देखने मिलेगा तो तेल पूरा ऐसे रहेगा और पानी थोड़ा सा मतलब पतला ही है तो वो ऐसे बीच में डिजोल्व हो जाता है। अब इसके एग्जांपल जैसे कोल्ड क्रीम आपने देखा होगा या बटर वगैरह आपने देखा होगा तो ये थोड़े ग्रीसी टाइप होते हैं यानी कि थोड़ा चिपचिपाहट वगैरह आपको देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें जो ज़्यादा मात्रा में वो हमारा ऑयल होता है क्योंकि इस पूरे का नेचर ही हमारा क्या होगा, ऑयली नेचर का हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल इमल्सन का। अब मल्टीपल इमल्सन को हम यहाँ पे डबल इमल्सन नाम से भी जानते हैं। अब इसमें सिंपली होता क्या है कि जैसे मान लो आपने ये इमल्सन बना लिया, आपने ऑयल एंड वाटर बना लिया, आपने वाटर एंड ऑयल बना लिया। अब क्या हो रहा है कि नहीं, हम क्या करेंगे, अगर जो ऑयल एंड वाटर वाला यानी कि ये पूरा का पूरा मेरा इमल्सन है इसको अगेन मैं क्या करूँ किसी एक और नए फेस में डाल दी तो ये थोड़ी भाई खुजली हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या नहीं बना गया कि ऑयल इन वाटर वाले इमल्सन को हम क्या करते हैं फिर से यहाँ पे ऑयल वाले में डाल देते हैं तो ये हमारा बन जाता है एक मल्टीपल इमल्सन क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 है, यहाँ पे मोर देन 1 इमल्सन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑयल इन वाटर वाला पूरा का पूरा इमल्सन हमारा डिस्पर्स कर दिया हमने ऑयल वाले इमल्सन में। पानी में करेंगे तब तो वो पानी वाला ही रहेगा तो हम इसको अगेन जो है ऑयल वाले में डाल देते हैं तो हमारा बन जाएगा ऑयल इन वाटर वाला पूरे इमल्सन, ऑयल इन वाटर इमल्सन इन ऑयल। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं वाटर इन ऑयल वाला, तो इस पूरे को उठा के हम यहाँ पे वाटर वाले नीचे में डाल देते हैं तो वाटर इन ऑयल वाला इन वाटर हो गया। तो इस तरह हम इसको मल्टीपल इमल्सन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि दीज आर दोज इमल्सन विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 फेस, यानी कि ये 2 फेस से ज़्यादा से बने होते हैं। अब जो मल्टीपल इमल्सन है वो एक कॉम्प्लेक्स इमल्सन सिस्टम हो जाता है क्योंकि जो इमल्सन है वो अगेन किसी नए इमल्सन में डिस्पर्ज हो जा रहा है। अब ये हमारा फर्दर 2 पार्ट्स का हो गया। पहला क्या था कि हमारे जैसे वाटर इन ऑयल टाइप है, एक ऑयल इन वाटर टाइप है। तो वाटर इन ऑयल टाइप को हम वाटर में कर सकते हैं और ऑयल इन वाटर टाइप को हम ऑयल में कर सकते हैं। तो इसी बेस पे ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, वाटर इन ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर इन ऑयल। यानी कि वो आपने कहावत सुनी होगी सलमान खान वाला, आप डेविल के पीछे डेविल आपके ऊपर, टू मच फन। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू मच फन हो गया, यानी कि वाटर ऑयल के अंदर है तो इस पूरे को उठा के हमने फिर से वाटर के अंदर डाल दिया। यानी कि यहाँ पे तेल खुश हो रहा था कि मेरा नेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो हमने इस पूरे को उठा के वाटर में डाल दिया और इसका नेचर ही बदल दिया। यहाँ पे ऑयल इन वाटर वाला था तो ये खुश हो रहा था कि हम पानी नेचर के, इसको हमने ऑयल में डाल के इस पूरे का नेचर बदल दिया। तो इस तरह हम यहाँ पे ये सब खुरापात थोड़ी बहुत करते रहते हैं। बाकी थोड़ी बहुत इसके बारे में लिख देना कि द वाटर ड्रॉपलेट आर ट्रैप्ड इनसाइड ऑयल ड्रॉपलेट एंड दीज ऑयल ड्रॉपलेट आर अगेन डिस्पर्स्ड इन वाटर। यानी कि यहाँ पानी तेल में
फंसा है और उस तेल को हमने फिर से पानी में डाल दिया तो हमारा पूरा बन गया। तो इसमें जो वाटर इन ऑयल टाइप वाला एमल्सन है उसको हम डिस्पर्स कर देते हैं इन अदर वाटर में और इससे हमारे बन जाता है। एग्जाम्पल जैसे ओरल इंसुलिन फॉर्मुलेशन है वो हमारी इस तरह के एमल्सन में देखने को मिल जाती है। अब ऑयल इन वाटर एमल्सन आता है, इसमें जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो हमारे पानी में होते हैं। अब उसको अगेन हम ऑयल में डाल देते हैं, यानी कि पूरे के पूरे हम अपने ऑयल इन वाटर वाले एमल्सन को उठा के फिर से ऑयल वाले नेचर में डाल देते हैं। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल स्टेरॉइड क्रीम्स हो गए या फिर डिपॉट इंजेक्शन वगैरह हो गए। अब यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर बना के आता है ना, दोनों को समझने में हेल्प होगी। तो पहले सबसे नीचे ऑयल था, अब ऑयल को ऊपर से पानी ने कवर किया तो ये हमारा हो गया ऑयल इन वाटर वाला। अब इस पूरे को हमने उठा के ऑयल के अंदर डाल दिया तो हमारा ऑयल इन वाटर अगेन ऑयल हो गया, जो ऊपर से हमने ऑयल डाल दिया। यहाँ पे ये हमारा नीचे पानी था, अब पानी हमारा ऑयल में डाला है, देखो ये वाटर है, ये ऑयल में डाला है तो ये हमारा वाटर इन ऑयल था। अब इस पूरे को उठा के अगेन हमने क्या पानी में डाल दिया तो हमारा क्या हो जाएगा वाटर इन ऑयल इन वाटर हो गया। तो ये हमारा मल्टीपल एमल्सन के दोनों टाइप्स हो गए और ये स्ट्रक्चर आप बना के आ सकते हो। तो ये जो हमारे एमल्सन है ये प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कंट्रोल ड्रग रिलीज के लिए, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट से बचाने के लिए, अगर हमें मास्क करना है, कोई बिटर ड्रग है, कोई कड़वा ड्रग है उसको मास्क करने के लिए, या कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन वगैरह के लिए हम इनका यानी कि मल्टीपल एमल्सन का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आखिरी टाइप माइक्रो इमल्सन के बारे में। तो देखो इट इज़ अ क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड थर्मोस्टेबल मिक्सचर कंपेयर टू नॉर्मल इमल्सन, यानी कि नॉर्मल इमल्सन के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि दीज इमल्सन कंटेन पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स फेज इज लेस देन 1 माइक्रो, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये हमारे कॉलोइडल वाले डिस्पर्जन जो आपने पढ़ा था जहाँ पे पार्टिकल साइज 1 माइक्रोन से छोटा था ना, उसके अंदर बिलोंग कर जाता है। और अगर उधर बिलोंग कर गया तो उसका मतलब तो एक्चुअल में ये है कि एक तरह से हमारा ये डिजोल्व भी एक तरह से माना जाएगा, पर डिजोल्व होता नहीं है। तो यहाँ पर जो डिस्पर्जन मीडियम वो लिक्विड है और डिस्पर्स फेज है, इसका जो साइज है वो 1 माइक्रोन से छोटा होता है। इस चक्कर में इसको हम माइक्रो इमल्सन बोलते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज हमारा बहुत छोटा हो गया और डिस्ट्रीब्यूट होने में भी इसको आसानी रहती है। तो यही हमारा माइक्रो इमल्सन कहलाता है। आई होप आपको ये इसके टाइप्स ऑफ इमल्सन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरीज ऑफ इमल्सन के बारे में। अब देखो इमल्सन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक हमारा ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूशन बोलो या फिर डिस्पर्जन, कोर्स डिस्पर्जन बोलो, जिसमें ऑयल और वाटर आपस में मिक्स होके एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे जिसको हम इमल्सन बोल रहे थे। अब हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा तेल और पानी है, ऑयल और वाटर, इनके आपस में तो बनती नहीं है, ये अपोजिट नेचर के हैं और इस वजह से ये आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे थे। तो इनको मिक्स करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस था जिसका नाम क्या था, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो एक्चुअल में जो थ्योरीज ऑफ इमल्सन है ना, ये हमको यही बताता है कि आखिर जो हमारा इमल्सन है वो बना कैसे, इसके बनने के पीछे की कहानी क्या है और ये बनने के बाद इतना स्टेबल क्या हो, ये सारी की सारी बात आपको बताता है थ्योरीज ऑफ इमल्सन। अब देखो थ्योरीज ऑफ इमल्सन में हम सिंपल क्या देखें तो इमल्सन, पहले आप डेफिनेशन लिख देना कि इमल्सन इज अ बाइफेजिक सिस्टम वेयर वन लिक्विड या ऑयल इज डिस्पर्स्ड इन अनदर वाटर विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। अब बार बार ना ये टर्म आ रहा है कि भाई इमल्सिफाइंग एजेंट, तो ये एक्चुअल में क्या करता है। तो देखो इमल्सिफाइंग एजेंट को स्पेशल इसलिए बोला गया कि पहली बात तो ये हमारा सर्फेक्टेंट होता है जो हमने ऑलरेडी जानते हैं। अब ये स्पेशल क्या होता है, इसके पास होता है इसका स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर में ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कि सहते अगर सिंपल आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो ये पूरा यहाँ से कनेक्टेड होता है। अब इसके बाद एक हमारा होता है हेड और एक हमारी प्रेजेंट होती है टेल। अब जो इसका हेड होता है ना वो हमारा होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का, यानी कि ये पानी को अट्रैक्ट करेगा, पानी के साथ जाके जुड़ सकता है। और जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो होती है लाइपोफिलिक नेचर की, यानी कि ऑयली नेचर की, यानी कि जो तेल वाले सब्सटेंस है उनके पास जाके ये आसानी से जुड़ सकता है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही थी कि जब मैं ऑयल और वाटर इन दोनों को आपस में जोड़ रहा था ना, तो जैसे ही ये आपस में जा रहे थे, इनके जो ये पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे, इनके बीच में लगता है इंटरफेसियल टेंशन। अब देखो इंटरफेसियल टेंशन एक्चुअल में क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी दो चीज़ें हैं, जैसे मान लो मेरे हाथ है, तो इस हाथ दोनों हाथों के बीच में एक इंटरफेसियल टेंशन जनरेट हो रही है, यानी कि दो इंटरफेस के बीच में हमारी एक टेंशन होती है। अब जैसे मैं दिखाऊँ, मान लो ये स्केल है और ये हमारे पास एक आई हो गए, बर्ड्स हो गए, सैमसंग के, तो अब देखो इनके बीच में ना जो एक स्पेस आपको दिख रहा होगा, ये इंटरफेसियल टेंशन है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने टच किए तो जो इसके पार्टिकल है वो इधर अपनी तरफ खींचेंगे, जो इसके पार्टिकल है वो इसको अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि देखो दोनों आपस में जुड़ नहीं रहे, ऐसा नहीं कि ये पूरा अटैच हो जा रहे हैं। सेम यहाँ पे होता है कि ये मान लो हमारे ऑयल के पार्टिकल हैं, ये वाटर के पार्टिकल हैं। अब ये दोनों जब टकराएंगे तो ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं, ये भाई ऑयली नेचर है, ये पानी नेचर है। और हम एक रूल अच्छे से जानते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि जो सेम नेचर के होते हैं ना वही आपस में डिजोल्व होते हैं। अब यहाँ पर ये आपस में डिजोल्व तो होंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो इस चक्कर में क्या है, ये एक दूसरे को दूर फेंकते हैं और इन्हीं के बीच में जनरेट होता है इंटरफेसियल टेंशन। और इस चक्कर में ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल भी बन जाते हैं। इस चक्कर में ये क्या करते हैं कि आपस में जैसे इन्होंने जोड़ लिया तो ऐसे कोएल्सेंस भी हमारा बन सकता है, जिसको हम आगे जानेंगे। बस इतना समझो कि अभी ये आपस में हमारे मिक्स नहीं होते हैं।
तो यही हमारा इंटरफेसियल टेंशन की वजह से होता है। अब ये सर्फेक्टेंट यहाँ पे क्या रोल प्ले करेगा, तो अब क्या करता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे तेल और पानी दोनों डाल दिया आपस में, बीच में पूरा मिला दिया। अब ये मैंने जब दोनों आपस में मिला दिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ऐसे सर्फेक्टेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट को भी बीच में डाल देता हूँ। अब इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेगा कि जो हमारा इसमें पानी पानी है, जैसे ये वाटर है, वो वाटर को क्या करेगा, अपने हेड के साथ जो है अटैच करना शुरू करेगा। जैसे मान लो ये वाटर क्या है, हमारा हेड के साथ अटैच होना शुरू हो गया। अब जो ऑयली नेचर का पानी है, ये क्या करेगा, हमारी इसकी टेल के साथ जो है अटैच होना शुरू हो जाएगा। अब इस चक्कर में क्या होगा कि अब ये मॉलिक्यूल्स हमारा एक है, तो जब एक है तो इस चक्कर में जो पानी और तेल है ये भी हमारा क्या होगा, यानी कि ये जो पूरा का पूरा बन जाएगा, ये हमारा एक मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। और ये जो पूरा एक मॉलिक्यूल्स बना है, इसमें क्या है कि हमारा स्टार्टिंग में वाटर और इधर हमारा ऑयल दोनों आपस में मिक्स हो चुके हैं। और इस चक्कर में क्या है कि अब ये दोनों हमारे स्टेबल रहते हैं और ये हमारे पूरे में मिक्स रहते हैं। तो इस तरह हमारा जो इमल्सिफाइंग एजेंट है ना, वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो आपको इमल्सन दिख रहा है, इसमें आपको ये ऑयल के पार्टिकल दिख रहे हैं, वाटर के पार्टिकल दिख रहे हैं। जो नहीं दिख रहा है वो है आपका इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि जो इसके चारों तरफ, यानी कि जो पानी को और आपके ऑयल को यहाँ पे बाइंड करके रखा हुआ है, वो हमारा होता है इमल्सिफाइंग एजेंट, जो हमारा इस पूरे को स्टेबल बना के रखता है और ऐसे पूरे में डिस्पर्स करके रखता है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट का क्या मतलब होता है कि इसके पास दोनों हेड और टेल होते हैं, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक होते हैं। इसी चक्कर में क्या करता है कि इसका जो हेड है वो हमारे पानी को, हाइड्रोफिलिक वाले को बाउंड कर लेता है, और जो इसकी टेल है वो हमारे लाइपोफिलिक यानी कि ऑयल को बाउंड कर लेती है। और इस चक्कर में दोनों को यहाँ पर रोक के रखती है, जिससे हमारे पूरे में डिस्पर्स रहते हैं और हमारे पूरे में फैले हुए रहते हैं। और इस तरह हमारा पूरा का पूरा जो है इमल्सन बन के तैयार होता है। तो जो मैंने अभी आपको पूरा बताया, यही सारी की सारी बातें आपको थ्योरीज ऑफ इमल्सन के अंदर पढ़नी है, तो मैंने बता दिया आपको। तो अब अगर हम सिंपलिंग के बारे में बात करें, तो देखो थ्योरीज में आपको पहले इमल्सन की डेफिनेशन लिख देनी है, लिख दी। उसके बाद दीज इमल्सन आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, हमको पता है कि भाई ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते। दे टेंड टू सेपरेट ओवर टाइम, अगर ये बाई चांस ऐसे हो जाते हैं तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग। अगर कभी आप तेल और पानी को जोड़ोगे ना, तो आप देखोगे कि ऐसे करके पूरा तेल तेल आपको यहाँ दिखेगा और पानी पानी यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा अलग से। और ऐसा ना हो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इमल्सिफायर का, यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट का। अब ये कैसे काम करते हैं वही हम जो है इन थ्योरीज में पढ़ने वाले हैं। हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 थ्योरीज हैं। पहली आती है मोनोमोलिकुलर थ्योरी, दूसरी आती है मल्टी मोलिकुलर थ्योरी, थर्ड आती है सॉलिड पार्टिकल थ्योरी एंड फोर्थ आती है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी। अब यहाँ पे हम एक एक करके बात करें। पहले अगर हम जाने मोनोमोलिकुलर थ्योरी के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सरफेस एक्टिव एजेंट, यानी कि जो हमारे सर्फेक्टेंट है वो इंटरफेसियल टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। इसकी वजह से हमारी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर एक मोनोमोलिकुलर फिल्म बन जाती है डिस्पर्स पार्टिकल्स के ऊपर, और ये क्या करते हैं, हमारे कोएल्सेंस और स्टेबलाइज करते हैं हमारे इमल्सन को, और कोएल्सेंस उनसे बचाती है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो जैसे मान लो ये हमारे ऑयल के पार्टिकल्स हैं, तो ये जो हमारे सर्फेक्टेंट है ना, वो क्या करेगा, इसको पूरे को कवर कर लेगा। अब ऑयल के पार्टिकल को क्या करेगा, अपनी टेल के साथ क्या कर लेगा, पूरे को ऐसे कवर कर लेगा, और हेड के साथ क्या करेगा, यहाँ पे पानी के साथ पूरे में इस तरह से डिस्पर्स रहता है। तो इस तरह क्या करता है कि यहाँ पे जो सर्फेक्टेंट है वो हमारा किसी भी ऑयल पार्टिकल के ऊपर एक सिंगल इस तरह की लेयर बना देता है, और उसी लेयर को हम मोनोमोलिकुलर लेयर बोलते हैं, और इसीलिए इस पूरी थ्योरी का नाम हमारा मोनोमोलिकुलर थ्योरी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इस तरह पूरे में थ्योरी बना के और इनको यहाँ पे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, यही है। अब यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हैं कि सर्फेक्टेंट के पास हमारे 2 पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, लाइपोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक पानी में सॉल्युबल होता है, लाइपोफिलिक तेल में सॉल्युबल होता है। तो जब ये इमल्सन की तरह व्हेन एडेड टू एन इमल्सन में ये ऐड किया जाता है, सर्फेक्टेंट क्या करता है, खुद को इंटरफेस की जगह अरेंज कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे टेंशन हो रही थी, तो क्या करेगा सर्फेक्टेंट इन दोनों के बीच में आके यहाँ पे खुद खड़ा हो जाएगा, टेल्स देगा भाई इसको और हेड देगा भाई पानी को, और दोनों को जोड़ के इस तरह से एक पूरी फिल्म लेयर बना देगा। और ये जो मोनोमोलिकुलर की लेयर है, ये हमारी पानी और तेल को इस तरह से डिस्पर्स करके रखती है, जिससे हमारे स्टेबल इमल्सन यहाँ बनकर तैयार हो जाता है। और जब ये बन जाता है तो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, अपोज करेंगे, क्योंकि सेम पार्टिकल, और जब अपोज करेंगे तो इस तरह पूरे में डिस्ट्रीब्यूट भी रहते हैं। तो इस तरह हमारा मोनोमोलिकुलर लेयर थ्योरी यहाँ पे पूरे हमारे इमल्सन को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सर्फेक्टेंट है उसका डायग्राम मैंने रफ में बनाया था, यहाँ मैंने फेयर बना दिया कि ये सर्फेक्टेंट है, हेड ने यहाँ पे वाटर फेस को कनेक्ट कर रखा है और टेल ने यहाँ पे ऑयल फेस को कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे जो लाइपोफिलिक वाला पार्ट है वो डिसॉल्व होता है ऑयल ड्रॉपलेट में, और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट रिमेन रहता है हमारे एक्वस फेस में। उसके बाद ये प्रोटेक्टिव मोनोलेयर इस तरह हमारी पूरी फॉर्म होती है। अब ये इसमें एग्जांपल सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया, या पॉलीसॉर्बेट हो गया, 2N18 हो गया। अब ये हमारी ओरल सस्पेंशन में हेल्प करती है, क्रीम बनाने में, ऑइंटमेंट इंजेक्टेबल बनाने में हमारी हेल्प करती है। सेकंड आती है हमारी मल्टी मोलिकुलर थ्योरी। अब इसमें क्या बताया गया कि जैसे हमारे इसी सस्पेंट जो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट है ना, ये भी हमारे बहुत तरीके के होते हैं। जैसे ये हमने जो मैंने आपको बताया था, एक जनरल मैंने बताया, तो ये हमारे
बहुत तरीके के होते हैं, आपको HLB स्केल में आगे समझ आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि दिस थ्योरी सजेस्ट है जो हाइड्रोफिलिक वाले कॉलॉइड्स हैं हमारे, जैसे गम्स हो गए, पॉलीमर हो गए, ये एक थिक मल्टी लेयर फिल्म बना लेते हैं डिस्पर्ज पार्टिकल्स के ऊपर, ड्रॉपलेट के ऊपर। अब ये जो लेयर है ना, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और हमारी पूरी की पूरी विस्कोसिटी को बढ़ा देती है सिस्टम की, जिससे हमारी फ्लोकुलेशन नहीं होगी, कोएल्सेंस नहीं होगी और ब्रेकिंग नहीं होगी। ये जो टर्म्स है ना, ये आपको आगे समझ आएगी जब हम जो है इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन के बारे में बात करेंगे। बस ओवरऑल ये समझो कि ये जो हो रहा है ना, इसमें हमारा इमल्सन खराब हो जा रहा है, यानी कि नॉर्मल जैसा इमल्सन हमको चाहिए, जैसा ये इमल्सन है, ये हमारा खराब हो जा रहा है। बस इतना सा फंडा समझो। अब यहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या हो रहा है, सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे हमारे जो ऑयल के पार्टिकल है या वाटर के पार्टिकल है, जो भी हमारे ड्रॉपलेट यहाँ बन रही है, उनके ऊपर जो मल्टी मॉलिक्यूलर वाले हमारे कॉलॉइड्स हैं, यानी कि यहाँ पे हमने हाइड्रोफिलिक वाले कॉलॉइड्स को यूज किया है, ये क्या करते हैं, ये भाई इसके ऊपर तो चिपकते नहीं है, तो ये क्या करते हैं, आपस में इस तरह पूरे को कवर कर लेते हैं। और कवर कैसे करेंगे, मल्टीपल लेयर, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे कर करके मल्टीपल जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे के पूरे ऑयल मॉलिक्यूल्स को इस तरह से कवर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल्स के ऊपर कितने सारे कवरिंग है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर है। यानी कि इमल्सीफायर ने क्या किया, अपने मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को लगा लगा के एक पूरे इसके ऊपर लेयर बना दी है। अब मोनोमोलिकुलर के अंदर क्या था कि सिंपल लेयर थी, सिंगल वाली थी, और यहाँ पे हमारी मल्टीपल लेयर है। अब ये हमारा टाइप पे डिनोट करता है कि हम किसके लिए कैसे यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल जाना था और यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो हाइड्रोफिलिक वाले कॉलॉइड्स है ना, वो यहाँ पे ये वाला काम करते हैं। तो ये इस तरह पूरा इसको डिनोट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, दिस लेयर प्रोवाइड करती है पूरा। अब यहाँ पे क्या है, दीज कॉलॉइड एब्जॉर्ब अराउंड द ड्रॉपलेट। देखो ये इसके नेचर के नहीं है, तो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। एब्जॉर्ब मतलब घुलते नहीं है, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब मतलब होता है किसी के सरफेस पे चिपक जाना। अब जैसे ये है, तो अब ये लिखा हुआ है, देखो ये पूरा है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे कुछ ऐसे लगा दूं, तो ये होती है एब्जॉर्ब, यानी कि इसके ऊपर रख गई है। अब एब्जॉर्ब क्या होगी, अगर यहाँ पे मैं इसको आर पार कर दूं, तो ये एब्जॉर्ब है कि ये इसके अंदर समा गई है। और एब्जॉर्ब मतलब सिर्फ ऊपर रखी हुई है, यानी कि स्केल अगर मैं रखूँ ना, तो ये बोलूंगा कि ये स्केल इसके ऊपर एब्जॉर्ब है, सिर्फ रखा हुआ है, इसके अंदर नहीं घुस गया, यानी कि अलग हो गया। तो इस तरह यहाँ पे क्या होता है कि जो मल्टी मॉलिक्यूलर के ये मॉलिक्यूल्स हमारे एमल्सीफायर के, ये हमारे इसके ऊपर इस तरह से लेयर जनरेट कर देते हैं। और जब लेयर जनरेट कर देंगे तो एक स्ट्रॉन्ग फिल्म ऐसी बन जाती है। अब ये फिल्म होती है ना, इसको क्या होती है, इट मेक डिफिकल्ट और ड्रॉपलेट टू कम क्लोजर। अब ये फिल्म सब सेम है, तो ये पार्टिकल एक दूसरे के पास भी नहीं आएंगे, और जब पास नहीं आएंगे तो ये पार्टिकल हमारे चिपकेंगे नहीं और चिपक के नीचे नहीं बैठेंगे, यानी कि इसमें जो सेटरिंग हो जाती है ना, वो भी हमारी नहीं होगी। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। अब क्या होता है, इसकी वजह से अब ये मल्टीमोलिकुलर पार्टिकल बन गए, तो इस वजह से जो इधर विस्कोसिटी है ना, वो भी हमारी बढ़ जाती है, यानी कि द विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज आल्सो इंक्रीजेस। और इसकी वजह से क्या कि अब विस्कोसिटी एक बार बढ़ जाएगी, तो ये जो पार्टिकल है ना, जितना ज़्यादा विस्कस गाढ़ा होगा, उतना ही इस पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट होने में, इधर उधर मतलब घूमने में दिक्कत होगी। जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया, पानी लिया, एक सिक्का रखा, तो सिक्का नीचे चला गया। लेकिन वही मैं यहाँ पे क्या लूँ, ऑयल या फिर हनी ले लेता हूँ, तो सिक्के को नीचे आने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो मेरा गाढ़ा होता है। तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इस पूरे को गाढ़ा कर देता हूँ, तो ये जो पार्टिकल है, इसको नीचे आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मल्टी मॉलिक्यूलर की जो लेयर है ना, वो सारे पार्टिकल को थोड़ा डिस्कस कर देती है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है वो हमारी और ज़्यादा कम हो जाती है। तो इससे हमारी क्या होगी, दिस स्लो डाउन। तो इससे हमारी सेडिमेंटेशन नहीं होगी और कोएल्सेंस नहीं होगी। कोएल्सेंस सिंपल क्या होता है कि ये पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। जो फ्लोकुलेशन थे ना, उसी की तरह हमारी कोएल्सेंस होती है इमल्सन के अंदर। फ्लोकुलेशन हमारी थी सस्पेंशन के अंदर, कोएल्सेंस हमारी होती है इमल्सन के अंदर, जहां पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों से हम यहाँ प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है, मान लो हमारी ये इमल्सन है और ये सारे के सारे पार्टिकल हमारे यहाँ जुड़ जाते हैं, तो वही मैंने जो आपको बताया था कि अगर सब पार्टिकल जुड़ गए, तो अगर मैं इधर से ड्रग उठाऊंगा तो भाई इसमें कोई सा ड्रग पार्टिकल नहीं होगा, इधर से उठाऊंगा तो ड्रग पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो ड्रग पार्टिकल है, यानी कि जो सॉल्यूट है, वो पूरे में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट रहे, बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट रहे। इसीलिए हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन और कोएल्सेंस से प्रिवेंट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल जैसे अकेसिया हो गया, जेलेटिन हो गया, ट्रगेकैंथ हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे इसकी मल्टी मॉलिक्यूलर की लेयर बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये हमारे ओरल इमल्सन में, सिरप में, कुछ सस्पेंशन में, इवन डर्मल प्रिपरेशन में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनकी मल्टी मॉलिक्यूलर वाली थ्योरी काम आती है। थर्ड हमारे पास आती है सॉलिड पार्टिकल थ्योरी। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल होते हैं। अब वो हमारे पानी में, तेल में और पानी में दोनों में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुलते नहीं है, बस ये हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं सरफेस के ऊपर। अब इसका फायदा यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे ये पार्टिकल्स हमारे, अब ये पार्टिकल आपस में जुड़ सकते हैं, जुड़ के एक ऐसे गुच्छा पूरा बना सकते हैं, यानी कि क्लस्टर बना लेंगे। दूसरा क्या है, ये नीचे भी बैठ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ऐसे सॉलिड के पार्टिकल हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, उसकी इसके ऊपर एक पूरी लेयर बना देते हैं। अब ये लेयर बन जाएगी तो ये फिजिकल बैरियर बन जाएगा। अब ये लेयर से क्या है कि ये हमारा कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, बस एब्जॉर्ब है। तो अब देखो ये लेयर है, ये क्या हुआ, हमारी इसके साथ एब्जॉर्ब हो गई, और ये लेयर हमारी पानी के साथ एब्जॉर्ब हो गई, यानी कि केवल अटक गई है। इस वजह से जो पार्टिकल है वो हमारा पूरे में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। आप जैसे ये मान लो कि हमारे पास ये दो पार्टिकल है और ये आपस में अटैच नहीं हो रहे। देखो बहुत सुंदर सुंदर पत्थर हैं, तो देखो ये जुड़ नहीं रहे हैं। अब मैं एक चीज़ और देखूं, अगर मैं देखो ये भी इसके साथ नहीं जुड़ रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं कि ये इनसॉल्युबल पार्टिकल है, दोनों में नहीं जुड़ रहा इसमें, तो मैं क्या करूं, अगर मैं इसको ऐसे अटका दूं, देखो
तो अब ये क्या है, हमारा हैंग हो गया। मैं इसको डायरेक्टली नहीं पकड़ा हूँ, ये क्या है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, हैंग हो गया है। तो वही कुछ काम यहाँ पे करती है ये लेयर, कि ये लेयर क्या करेगी, ये हमारी किसी के साथ सॉल्यूबल नहीं है, लेकिन ये क्या करती है, एड्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि सिर्फ अटक जाती है। जैसे मैंने ये अटकाया था, तो इसमें क्या है कि अब ये क्या करेगी, जो लेयर है हमारी ऑयल के ऊपर बन गई और इधर इसके ऊपर यानी कि वाटर के साथ जुड़ गई। तो इस तरह हमारे जो पार्टिकल क्या है, स्टक हो जाते हैं, और हमारे जो ये पूरा पार्टिकल है, ये जो ऑयल है वो हमारे तेल के अंदर, सॉरी ऑयल हमारा पानी के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, और हमें एक जो है स्टेबल इमल्सन मिल जाता है। तो वही यहाँ पे है कि हमारी देखो फिजिकल बैरियर बन गया है जो इनको, और दूसरा क्या है, ये ऑयल ऑयल पास में नहीं आ पाएंगे, और जब पास में नहीं आएंगे तो ये पूरा मिलेंगे नहीं, तो हमारा इस तरह का गुच्छा नहीं बनेगा और ये नीचे नहीं गिरेंगे। अब एग्जाम्पल जैसे हमारा बेंटोनाइट हो गया, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गए, या काओलिन हो गया, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गए, ये हमारे को सॉलिड पार्टिकल है जो ये काम करते हैं। अब ये हम टॉपिकल इमल्सन बनाते हैं तब यूज कर सकते हैं, डर्मल लोशन बनाने में या फिर डस्टिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हमारी नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब ये क्या करती है, ये थ्योरी हमें बताती है जैसे कोई भी अगर इमल्सन है ना, उसको हम उसके चार्ज के बेस पे भी क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ बताऊं तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन सरफेस ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल। नहीं समझे, चलो सिंपल देख लेते हैं। तो जैसे मान लो अब हमारा कोई भी डिस्पर्जन मीडियम है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है, डिस्पर्जन फेस है ना, उस पर कोई ना कोई चार्ज होता है, और जब चार्ज होता है तो अपोजिटली चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब एग्जांपल मान लो कि हमारा मॉलिक्यूल्स है ड्रॉपलेट नेगेटिव चार्ज का, तो अब क्या करेगा, ये अपने आस पड़ोस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसमें से पॉजिटिव चार्ज को अपने चारों तरफ से अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्ट करके हमारी एक लेयर बन गई। अब पॉजिटिव वाला क्या करेगा, नेगेटिव वाले को अटैक करेगा, तो नेगेटिव वाले की ऐसी लेयर बन गई। तो यहाँ पे ये पहला मॉलिक्यूल्स हो गया। अब जो पहली लेयर होती है उसको हम यहाँ पे स्टर्न लेयर बोल देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो दूसरी लेयर होती है इसको हम डिफ्यूज लेयर बोल देते हैं। तो इस तरह हमारी दो लेयर बन जाती है। अब इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर दिया गया है। अब इसका फायदा क्या होता है, अब जैसे क्या होता है कि अब इन दोनों लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसी को हम यहाँ पे जीटा पोटेंशियल बोलते हैं, ये वर्ड आपने सुना होगा। तो अब जितना ज्यादा जीटा पोटेंशियल है उतना ही ज्यादा क्या करेगा, पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेगा और वो स्टेबल रहेगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है। अब ये पार्टिकल क्या है, आपस में अगर जुड़ जाए, आपस में जुड़ गए, तो मान लो ये पार्टिकल ऐसे जुड़ जाएंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और हमारा इमल्सन अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पार्टिकल है ना, ये हमारे स्टेबल रहे, यानी कि ये आपस में जुड़े ना, जैसे हमने यहाँ देखा था इमल्सन में, ये पूरे में फैले हुए ऐसे ही हमारे फैले हुए रहे। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे जो जो ये है ना, अब यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज जनरेट हो गया। अब मान लो ऐसे हमारे दो चार मॉलिक्यूल्स बन गए, ऐसे बन गया, तो अब सब नेगेटिव वाले मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ऐसे एक मॉलिक्यूल्स ये है, एक नेगेटिव ये है, ये है, तो अब क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस चक्कर में क्या है, ये पार्टिकल पूरे में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे और हमको एक स्टेबल इमल्सन देखने को मिलता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा पूरा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर वाला। तो वही है कि ड्रॉपलेट है सेम चार्ज होगा, जिस वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और स्टेबल रहते हैं, और ये जो पूरा पोटेंशियल बना, ये चार्ज के ऐसे क्लस्टर बन के ये एक दूसरे को रिपेल करके पूरा बनता है। तो आई होप अब आपको जो है थ्योरीज ऑफ इमल्सन वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर मैं आपको थ्योरीज ऑफ इमल्सन का कंक्लूजन बताऊं उससे पहले एक बार ये देख लो। तो कोएल्सेंस बार बार वर्ड आ रहा था, इसमें क्या हो रहा है कि इन इमल्सन ऑयली पार्टिकल जो होते हैं, वो डिस्पर्स फेज जो होता है वो स्टिकी नेचर का होता है, तो इस वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एग्रीगेट हो जाता है और एक बड़े पार्टिकल में जनरेट हो जाता है। जैसे हमारे छोटे छोटे हैं तो एग्रीगेट करके इस तरह से हमारे बना दिए, जैसे फ्लोकल्स बना था और ये ऑयली पार्टिकल एग्रीगेट हो गए। अब अगर ऐसा होता है तो इमल्सन हमारा अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं इतना पार्ट लूंगा तो ड्रग एक भी नहीं है, इतना लूंगा तो बहुत सारा ड्रग है, तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो जाता है हमारा। अब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम चाहते हैं कि ये जो पार्टिकल है ना, ये एक दूसरे से दूर रहे। तो यहाँ पे हमने थ्योरीज में क्या देखा था कि हमारे यहाँ पे दो काम हो रहे थे। जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है जो हमने मोनोमोलिकुलर में यूज किया था, एक तो ये हमारे इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा था, यानी कि पानी और ऑयल को, और दूसरा क्या कर रहा था, हमारे ऑयल के जो पार्टिकल्स है उनको एक दूसरे से सेपरेट आउट करके रख रहा था, जिससे ये आपस में मिक्स होकर हमारे ये कोएल्सेंस ना बना ले। वही सेम फंडा मोनोमोलिकुलर मल्टीमोलिकुलर में हो रहा था कि यहाँ भी ये पार्टिकल को इस तरह अरेंज किया तो हमारे जो लिक्विड और यहाँ पे वाटर और ऑयल है वो आपस में जुड़े रहे, और ये पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे हमारे इस तरह, यानी कि अगर एक दूसरे को दूर भेजेंगे तो ये इस तरह चिपक के कोएल्सेंस ना बना सके। तो ये काम यहाँ हो रहा था, और यही काम हमारा यहाँ पे हो रहा था सॉलिड पार्टिकल में, किसके अंदर भी वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल थे वो इस तरह हो जा रहे थे, और अब के बाद ये पूरा स्टेबल हो गया और ये एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे थे, जिससे ये वाली प्रॉब्लम है ना हो। और यही काम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में हो रहा था। ये स्पेशली हमारा इसी के लिए था कि जब हम इसमें ये काम कर रहे थे तो इस वजह से क्या हो रहा था कि अब ये जब अपोजिटली चार्ज हो जाएगा ना, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो हमारे ये कोएल्सेंस नहीं बना पाएंगे और हमारा जो इमल्सन है वो यहाँ पे स्टेबल रहेगा। तो आई होप अब आपको जो है थ्योरीज ऑफ इमल्सन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और दिमाग में घुस चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन,
राइट अ नोट ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्सन एंड आल्सो राइट इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि हम अपने इमल्सन को कैसे फॉर्मुलेट करेंगे और उसके अलावा हम अपने इमल्सन को बनाएंगे कैसे। और बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड एंड बोटल मेथड। तो तीनों के बारे में हम यहाँ जान लेंगे। अब देखो फॉर्मुलेशन में एक्चुअल में क्या है, तो सिंपल तो यहाँ मैंने स्टेप लिखे क्योंकि ज़्यादा कुछ बातें बताने के लिए है नहीं। तो सिंपल सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट टाइप ऑफ इमल्सन। यानी कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि भाई आपको जो इमल्सन बनाना है वो ऑयल इन वाटर वाला बनाना है या फिर वाटर इन ऑयल वाला बनाना है। अब एग्जांपल मान लो कि हमको ऑयल इन वाटर वाला बनाना है, एग्जांपल के लिए ले लो हमको एक बनाना है, तो हम यहाँ पहले डिसाइड कर लेंगे। मान लो हमने यहाँ पे ऑयल इन वाटर वाला डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद करना है सिलेक्ट ऑयल फेस एंड वाटर फेस। अब ऑयल फेस और वाटर फेस को डिसाइड करना है। अब जैसे ऑयल फेस के अंदर आपके कुछ ऑर्गेनिक वाले सब सॉल्वेंट वगैरह आ जाते हैं और वाटर फेस के अंदर आपका पानी आ गया, कई बार अल्कोहल वगैरह आ जाता है। तो इस तरह आप यहाँ चूज कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑयल को चूज कर लिया कैस्टर ऑयल, और हमने वाटर फेस के लिए प्योरीफाई वाटर ले लिया। तो इस तरह हमने यहाँ चूज कर लिया कि ये जो ऑयल है ये हमने यहाँ पे कैस्टर ऑयल ले लिया। क्या ले लिया, कैस्टर ऑयल ले लिया। और यहाँ पे वाटर था, ये हमने प्योरीफाइड वाटर ले लिया। सिंपल सी बात है। अब थर्ड स्टेप आता है सिलेक्ट इमल्सिफाइंग एजेंट। अब हमें जो है इनके नेचर के बेस पे जो है इमल्सिफाइंग एजेंट को डिसाइड करना है। अब एग्जांपल इमल्सिफाइंग जैसे हमारा नेचुरल में अकेसिया हो गया, सिंथेटिक में हमारा ट्विन हो गया या पॉलीसॉर्बेट जो आपने पढ़ा होगा, और इनको HLB स्केल के बेस पे डिसाइड करना है। अब जैसे अगर आप जो है ऑयल इन वाटर वाला इमल्सन बना रहे हो तो आपको जो मतलब ये लेना है, इमल्सिफाइंग एजेंट लेना है, वो लेना है जिसका जो HLB नंबर है वो 8 से 18 के बीच आता है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक वाला बोलते हैं इमल्सिफायर। और अगर आप जो है वाटर इन ऑयल वाले टाइप का बना रहे हैं तो आपको जो HLB वैल्यू लेनी है वो लेनी है 3 से 6 वाला लाइपोफिलिक नेचर का इमल्सिफायर लेना है। तो इसी बेस पे यानी कि HLB स्केल के बेस पे हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमको इमल्सिफायर लेना है, इमल्सिफाइंग एजेंट लेना है। तो अभी हम बना रहे हैं ये वाला, तो हम यहाँ पे लेंगे 8 से 18 के बीच का। एग्जाम्पल जैसे हमने अकेसिया ले लिया। अब इसके बाद करना है चूज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसमें 3 मेथड थे हमारे पास, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड एंड बोतल मेथड। इन तीनों के बारे में आगे बात करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप ये काम करते हो आपका पहले प्राइमरी इमल्सन बनके तैयार होता है। अब इसमें आपको ऑयल, वाटर और इमल्सिफाइंग प्रॉपर्ली मिलाना होता है और यूनिफॉर्म इमल्सन आपको बनाना होता है। तो जैसे ही आपका प्राइमरी इमल्सन बन जाता है उसके बाद आप इसके अंदर जो एडिटिव्स है, जैसे आपका प्रिजर्वेटिव्स हो गया, स्टेबलाइजर हो गया, कलरिंग या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गया, या कोई एंटीऑक्सीडेंट मिलाना है तो इन सबको आप यहाँ बाद में मिला सकते हो। जैसे हमारा सोडियम मेटाबिसल्फाइड हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया। और लास्ट में आपको क्या करना है, एडजस्ट फाइनल वॉल्यूम विद वाटर। पानी का जो फाइनल वॉल्यूम वो बना देना है। जैसे आपको 100 ml बनाना है तो 100 ml तक आप पानी डाल दोगे, आपका जो बन जाएगा। और लास्ट में फाइनल मिक्सिंग, आपको यहाँ पे होमोजाइनर वगैरह या एक्सट्रेट का यूज करके इसको मिक्स कर देना है। अब ये सिल्वर्सन इमल्सिफायर अगर आपको याद हो, आपने थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा था होमोजेनाइजर, जिसमें हम इमल्सन को रखते हैं तो वो उसको पूरा मिक्स करके अच्छे से जो है इमल्सन बना देते हैं। तो देखा जाए कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ इमल्सन बना सकते हो। बस आपको पहले चूज करना है ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। आपने ये चूज कर लिया, उसके बाद आप ऑयल कौन सा लोगे, वाटर कौन सा लोगे, यूज कर लो। जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, प्योरीफाई वाटर हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपको इमल्सिफाइंग एजेंट को डिसाइड करना है। तो ऑयल इन वाटर के लिए आपको 8 से 18 वाला HLB स्केल का लेना है और वाटर इन ऑयल के लिए आपको 3 से 6 HLB स्केल वाला लेना है। डिसाइड कर लिया, देन आप अपना मेथड चूज कर लो। आपको ड्राई गम यूज करना है, वेट गम या बॉटल मेथड, और इसको यूज करने के बाद बस प्राइमरी इमल्सन बन जाएगा आपका, जो आपको मेथड में पता चलेगा। देन आप इसमें एडिटिव ऐड कर देना है, प्रिजर्वेटिव ये सब ऐड कर देना है, इसमें सब डालते जाओ और एंड में आपका जो फाइनल वॉल्यूम है वो पानी डाल के आपका सस्पेंस जो इमल्सन है बन के तैयार हो जाएगा। और थोड़ा उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए आप होमोजाइनर वगैरह मशीन का भी यूज कर सकते हो। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से 3 मेथड थे। तो पहला हमारा आता है ड्राई गम मेथड, दूसरा आता है वेट गम मेथड और तीसरा आता है बोटल मेथड। अब जो ड्राई गम मेथड है वो इस्तेमाल किया जाता है हमारा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन के लिए। यानी कि अगर आप वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन बना रहे तब आप यूज करोगे ड्राई गम मेथड का। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है गम। अब गम मतलब वही हमारा जो इमल्सिफाइंग एजेंट है ना, उसी को हम यहाँ गम बोल देते हैं, उसी को सर्फेक्टेंट बोल देते हैं, उसी को सरफेस एक्टिव एजेंट बोल देते हैं, उसी को यहाँ पे आपने सॉलिड पार्टिकल यानी कि क्या क्या नाम है इसको बोल सकते हो। तो हमने यहाँ ड्राई गम मेथड के लिए गम ले लिया अकेसिया। अब अकेसिया को क्या करना है, ड्राई मोटर में, अब जैसे हमारे जो पेस्टल मोटर होते हैं ना ये वाले, इस पेस्टल मोटर जो आपने देखे होंगे लैब के अंदर में, वहां पे आपको क्या करना है, गम अकेसिया डाल लेना है यहाँ पे। उसके बाद जो ऑयल, क्योंकि भाई हमें ड्राई गम में वाटर इन ऑयल का बनाना है तो ऑयल हमारे लिए मेन है, तो पहले आप ऑयल लोगे और ऑयल को इसके अंदर डाल दोगे। तो ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट दोनों को आप जब मिक्स कर रहे हो, अब जब ऐसे मिक्स करते जा रहे हो तो जब ये पूरा अच्छे से मिक्स करोगे और इसको ट्रिट्रिएट करना बोलते हैं। सिंपल मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये आप ऐसे कूटते हैं ना बड़े, तो ऐसे इसको कूटना शुरू करोगे और जब ऐसे करते
जाओगे पूरा दबाते जाओगे तो जैसे क्लिकिंग साउंड आएगा, जैसे हल्के से क्लिक करते हैं ना कोई बटन दबाते हैं, वैसा आपको क्लिकिंग साउंड आएगा, समझ जाना कि ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो पहला ये था, पेस्ट आपने बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको जो भी पानी है वो इसका ऐड कर देना है। अब देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा वाटर इन ऑयल टाइप का, तो यहाँ पे पानी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी पानी है थोड़ा बहुत वहाँ पे डाल दोगे और पानी डालने के बाद इसको स्टर करना है क्विकली, यानी कि पूरा हिलाता रहना है, हिलाते रहना है और कंटिन्यूस जब तक ये क्रीमी इमल्सन बनके तैयार ना हो जाए। अब जैसे ही आपका क्रीमी इमल्सन पूरा बनके तैयार हो जाता है, उसके बाद जो भी आपके अंदर इंग्रेडिएंट थे, जैसे प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, जो भी फ्लेवर है वो सब आप यहाँ पे डाल देना और लास्ट में आपका जो भी बचा हुआ पानी, जैसे जितना आपको बनाना है वो पानी डाल के आप एडजस्ट वॉल्यूम कर देना। इस तरह आपका ये बनके तैयार होता है। अब रेशियो हमेशा मेरा सेम रहेगा, यानी कि ऑयल, वाटर और गम है, तो ऑयल आपको 4 पार्ट लेना है, तो वाटर का आपको 2 पार्ट लेना है, तो गम का आपको सिर्फ 1 पार्ट लेना है, यानी कि जो एमल्सिफाइंग एजेंट है उसका 1 पार्ट लेना है। ये तीनों का ये रेशियो हमारा सेम रहता है हर मेथड के लिए। तो ड्राई गम मेथड आपने थोड़ा सूखा सूखा करके, क्योंकि इसमें हमने पानी का यूज नहीं किया इसलिए इसका नाम ड्राई गम मेथड है। गम लिया, ऑयल लिया, दोनों को मिलाया क्लिकिंग साउंड तक, उसके बाद पानी आपको जितना था थोड़ा डाल दिया, फिर स्टर किया, कंटिन्यूस किया जब तक क्रीमी इमल्सन नहीं बन गया, फिर बाकी के इंग्रेडिएंट डाल दिए, पूरा मिलाते रहे और एंड में आपने पानी डाल के एडजस्ट कर दिया वॉल्यूम को। सेकंड हमारा आता है वेट गम मेथड। अब ये हमारा ऑयल इन वाटर टाइप के लिए आता है। अब देखो नाम से समझ आ रहा है, वेट मतलब गीला गीला होता है, तो यहाँ पे जो मेन फेस है वो हमारा पानी नेचर का रहेगा। अब ऑयल इन वाटर के लिए तो पानी हमारा मेन है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले गम लेना है, यानी कि जो आपका एमल्सिफाइंग एजेंट था, उसके बाद आपको पानी लेना है और इन दोनों को मिक्स करना है। और जब मिक्स करोगे इसी के अंदर तो आपका म्यूकिलेज बन जाएगा, यानी कि एक स्टिकी बेस बन के थोड़ा सा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें देन स्लोली ऐड ऑयल, आपको यहाँ स्लोली ऑयल को मिलाना है। ऑयल स्लोली मिलाते रहोगे, धीरे धीरे पार्ट डालना है, एकदम सारा ऑयल नहीं डालना, पहले छोटा पार्ट डाला फिर डाला और इस तरह आप इसको मिलाते जाओगे। उसके बाद स्टिर कंटिन्यूसली टू फॉर्म इमल्सन, और जैसे आप इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहोगे, मिलाते जाओगे, आपका जो इमल्सन है वो बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप डाल दोगे और एंड में जो पानी का वॉल्यूम करना है वो आप यहाँ वॉल्यूम कर दोगे और आपका जो है इमल्सन बनके तैयार हो जाएगा। रेशियो इसमें भी सेम लेना है, ऑयल वाटर गम 4/2/1 का, यानी कि यहाँ भी ऑयल 4 गुना, पानी 1 गुना, ये क्योंकि एंड में तो हम पानी डाल के बराबर कर देते हैं ना। ये हमारा जो मेथड है ना, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप पहले क्या मिला रहे हो। अगर पहले गम के साथ, यानी कि जो एमल्सिफाइंग एजेंट है उसके साथ आप पानी को मिला दोगे तो वो ऑयल इन वाटर बनेगा। और अगर आप क्या करते हो कि पहले जो आपका गम है, यानी कि जो एमल्सिफाइंग एजेंट है उसके साथ अगर ऑयल को मिला दोगे तो आपका वाटर इन ऑयल बनेगा, क्योंकि जो प्राइमरी, यही आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि आपको प्राइमरी इमल्सन बनाना होता है, और यही हमारा प्राइमरी इमल्सन कहलाता है जब क्लिकिंग साउंड आ जाए। तो जैसा प्राइमरी इमल्सन बनेगा वैसे ही तो हमारा सेकेंडरी बनेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा ही हमारा फंडा होता है। बाकी थर्ड हमारा आता है बोतल मेथड। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको ऑयल लेना है, गम लेना है, ड्राई बोतल लेनी है, सूखी बोतल इसमें डालना है। अब इस बोतल को क्लोज करना है, इसके बाद इसको शेक करना है 1 से 2 मिनट के लिए। अब चाहे प्रोपेलर लगे होते तो ऐसे मिला दो, चाहे आप ऐसे ऐसे करके बना दो, कोल्ड कॉफी तो आपने बनाई होगी। उसके बाद इसमें अदर इंग्रेडिएंट मिला दो और फाइनल वॉल्यूम कर दो पानी के साथ में, इसमें भी रेशियो सेम रहेगा। तो इट इज अ सिंपल शेकिंग मेथड यूज फॉर प्रिपेयरिंग इमल्सन ओनली विद वोलेटाइल ऑयल। इसमें जो वोलेटाइल ऑयल होते हैं ना उसके साथ बनाते हैं, क्योंकि इन मेथड में थोड़ा वोलेटाइल उड़ जाता है, ये बोतल के अंदर होता है, तो वोलेटाइल ऑयल हमारे उड़ते नहीं है, कोई लाइट ऑयल है उसके साथ बनाते हैं और स्मॉल क्वांटिटी के लिए होता है। यानी कि ये जो मेथड है ये सिंपल हमारा प्रीलिमिनरी या फिर इमरजेंसी प्रिपरेशन में बनाया जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा 3 मेथड के बारे में, और कंप्लीटली अपने फॉर्मुलेशन और प्रिपरेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे समझ लिया। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन HLV सिस्टम ऑफ इमल्सन, जो हमारा फॉर्मुलेशन वाले टॉपिक से ही कनेक्टेड वर्जन एक तरह से। तो यहाँ पे देखो सिंपल हमें क्या बताना है कि जैसे इमल्सन जब हम बना रहे थे तो इमल्सन में HLV सिस्टम का क्या रोल है ये हमको जानना है। अब देखो इमल्सन जब बना रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि हमें सिंपल एक हमारा होता है ऑयल और एक हमारा होता है वाटर, और इन दोनों को आपस में मिलाते हैं और इन दोनों को आपस में मिलाने में हेल्प करता है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट। अब हमको ये भी समझ आ गया कि अगर हम ऑयल को वाटर में डालते हैं तो हमारा ये बन जाता है ऑयल इन वाटर वाला, और अगर हम वाटर को ऑयल में डालते हैं तो हमारा बन जाता है वाटर इन ऑयल वाला। अब जब ऑयल इन वाटर वाला बनता है ना उसको हम हाइड्रोफिलिक नेचर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाटर मेन है, तो वाटर जब मेन है तो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का हो गया। और जब वाटर इन ऑयल वाला बनाएंगे ना तो ये हमारा लाइपोफिलिक नेचर का कहलाता है। अब हमें ये जानना है कि जैसे जब हम कौन सा इमल्सन बना रहे हैं, अगर हम वाटर इन ऑयल वाला बना रहे हैं या फिर ऑयल इन वाटर वाला बना रहे हैं या फिर वाटर इन ऑयल वाला बना रहे हैं, तो हम कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करें, इसको बताता है हमारा HLV सिस्टम। यानी कि सिंपल बोला जाए तो HLV सिस्टम एक हमारा स्केल होता है, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस, इसका ये फुल फॉर्म होती है। ये स्केल होता है जो हमको ये बताता है कि जैसे कोई भी जो सर्फेक्टेंट है, जो कोई इमल्सिफाइंग एजेंट है, उसका नेचर क्या है, वो हमारा हाइड्रोफिलिक है या फिर लाइपोफिलिक है। और हमको ये पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक मेथड के तहत क्या होगा कि अगर हमको जो है हाइड्रोफिलिक नेचर वाला यहाँ पे इमल्सन बनाना है, यानी कि ऑयल इन वाटर वाला इमल्सन बनाना है, तो हमको जो इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए वो हमको हाइड्रोफिलिक नेचर का चाहिए। और अगर हमको वाटर इन ऑयल टाइप वाला लाइपोफिलिक नेचर का मतलब यहाँ पे इमल्सन बनाना है, तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट हमको चाहिए वो हमको लाइपोफिलिक नेचर का चाहिए, और इनके नेचर को बताने में हेल्प करता है हमारा HLV सिस्टम। अब HLV
एचएलबी सिस्टम में सिंपल क्या होता है कि एक हमारा स्केल आता है और ये स्केल रेंज करता है 0 से लेकर 20 तक। अब स्केल के मुताबिक क्या होता है कि जैसे जो हमारा स्टार्टिंग का यानी कि 0 से 10 तक की जो वैल्यू है ना, तो ये 10 तक की वैल्यू हमारी लाइपोफिलिक कहलाती है, यानी कि 0 से 10 तक की वैल्यू हमारी लाइपोफिलिक कहलाती है, अभी इतना समझो। और 10 से लेकर 20 तक की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी हाइड्रोफिलिक कहलाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो वैल्यू है ना ये हमारी असाइन की जाती है हर एक अलग अलग कंपाउंड के लिए। अब ये आपको बहुत जगह सेपरेट भी मिल जाएंगे। तो जैसे अगर लाइपोफिलिक में देखा जाए तो 0 से 3 तक हमारे आते हैं एंटी फोमिंग एजेंट, 3 से 6 तक हमारे जाते हैं वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सिफाई एजेंट, और यहाँ पे हमारे देन 7 से 9 तक आते हैं वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट, जिनका हम वेटिंग एजेंट का यूज कर रहे थे सस्पेंशन बनाने में। और उसके बाद हमारे यहाँ पे 8 से लेकर 18 तक आते हैं ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्सिफाइंग एजेंट, और देन हमारे 13 से 15 तक आते हैं डिटर्जेंट, और देन 15 से 18 तक आते हैं सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, या एक तरह से यहाँ 20 तक भी लिख सकते हो। तो ये हमारे अलग अलग नंबर पे क्या है, अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे असाइन कर रखा है। अब हमें क्या देखना है कि हमें क्या बनाना है, हमको बनानी है ये 2 इमल्सन। अब 2 इमल्सन के लिए क्या कि हमको एक चाहिए ऑयल इन वाटर वाला, तो ऑयल इन वाटर वाला देखा जाए यहाँ आता है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, जो पानी वाले नेचर का है। तो हमें क्या कि ऑयल इन वाटर हाइड्रोफिलिक वाले इमल्सन को बनाने के लिए हमको रिक्वायरमेंट होगी ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट की, जिनकी जो HLB वैल्यू है वो वेरी करती है 8 से लेकर 18 के बीच में। यानी कि हमको ये वाले इमल्सिफाइंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी ये वाले हाइड्रोफिलिक नेचर के इमल्सन बनाने के लिए। और अगर ये वाला बनाना है तो इसके लिए हमको चाहिए ये वाले इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि जिनकी रेंज जो है 3 से 6 के बीच करती है। तो सिंपल था इतना काम हमारा HLB स्केल कर रहा है, और वो हम यहाँ पे जो है ऐसे बता देते हैं। तो वही सारी बातें यहाँ लिखी हुई है कि HLB इज अ स्केल दैट टेल अस हाउ मच अ सर्फेक्टेंट या इमल्सिफाइंग इज वाटर लविंग, यानी कि कोई जो सर्फेक्टेंट है वो हमारा किस नेचर का ज़्यादा है, हाइड्रोफिलिक नेचर का ज़्यादा है यानी कि पानी वाले नेचर का, या फिर लाइपोफिलिक नेचर का ज़्यादा है यानी कि ऑयली नेचर का ज़्यादा है। अब इट हेल्प अस टू चूज द राइट इमल्सिफायर, अब ये हमें हेल्प करता है इमल्सिफायर को चूज करने के लिए, जिससे हम अपने स्टेबल इमल्सन को बना सकें। अब जैसे ऑयल इन वाटर वाले इमल्सन हो गया या वाटर इन ऑयल वाले इमल्सन हो गया। और यहाँ मैंने सिंपल और भी डिफाइन कर दिया कि एक न्यूमेरिकल स्केल होता है जिसको रेंज करता है 0 से 20 के बीच में, और जो प्रिडिक्ट करता है किसी भी सब्सटेंस के नेचर को कि वो हाइड्रोफिलिक है या लाइपोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक है तो मतलब यहाँ पे क्या है कि इसकी जो वैल्यू है वो 10 से 20 के बीच है, और लाइपोफिलिक मतलब क्या है 0 से 10 के बीच में वैल्यू आती है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, इमल्सिफायर हेल्प मिक्स ऑयल एंड वाटर एंड कीप द इमल्सन स्टेबल, यानी कि इमल्सिफायर है वो हेल्प करता है तेल और पानी को मिलाने में, इमल्सन को स्टेबल रखता है। बट नॉट ऑल इमल्सिफायर वर्क द सेम, लेकिन सभी इमल्सिफायर एक जैसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखो कुछ इमल्सिफायर को ये ज़्यादा पसंद है तो कुछ को ये पसंद है, तो इसलिए हमें दोनों के लिए अलग अलग इमल्सिफायर की रिक्वायरमेंट होती है। तो HLB वैल्यू है वो हमको इमल्सिफायर बताता है कि किस इमल्सन के लिए कौन सा इमल्सिफायर बेस्ट रहेगा। जो मैंने बात आपको बताई वही सब यहाँ लिखी है। अब यहाँ पर रेंज दिख जाएगी, 0 से 3 की जो रेंज है वो वेरी लाइपोफिलिक होती है, तो एंटी फॉर्मिंग एजेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। फिर 3 से 6 हमारी लाइपोफिलिक रेंज होती है, तो इसके लिए हमें वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सिफायर की तरह मन की ये हमारे इस वाले इमल्सन को बनाने में हेल्प कर देंगे। फिर हमारे यहाँ 7 से 9 वेटिंग एजेंट है जो हम सस्पेंडिंग एजेंट वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। फिर 10 से 12 हमारे डिटर्जेंट है जो क्लीनिंग एजेंट में यूज़ करेंगे। फिर 13 से 15 हमारे सॉल्युबलाइजर हैं जो हमारे हेल्प करेंगे डिजोल्व स्मॉल अमाउंट को। और 8 से 18 तक हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर के, मतलब यहाँ पे वाटर ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्सिफायर आते हैं जो हमारे ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्सन को बनाने में हेल्प करेंगे। बाकी ये स्केल मैंने आपको दिखा दिया है। तो अकॉर्डिंग टू HLB स्केल, मोर HLB वैल्यू मतलब मोर हाइड्रोफिलिक है, यानी कि जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा हाइड्रोफिलिक नेचर का है, और जितनी कम वैल्यू है उतना ज़्यादा लाइपोफिलिक है। तो हाई HLB वैल्यू शोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट आर मिक्स इन ऑयल इन वाटर, यानी कि हाई वैल्यू है मतलब वो इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो पानी वाले नेचर का है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। देखो मोर HLB वैल्यू हाइड्रोफिलिक, तो मोर HLB वैल्यू ऑयल इन वाटर वाले इमल्सन के लिए। लो HLB वैल्यू मतलब लाइपोफिलिक, तो ये शो करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे क्या है वाटर इन ऑयल वाले इमल्सन के लिए। तो HLB स्केल डिसाइड टू सिलेक्ट इमल्सिफाइंग एजेंट को डिसाइड करने में हेल्प करता है। इतनी सी बात बहुत है, आप इतना लिख के आ जाओगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक तरह से हमारे इसके और के ऑप्शन में आ सकता है कि राइट अ डिटेल्स नोट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन, यानी कि जो इमल्सन है वो हमारे स्टेबल कब कैसे क्या होगा उसके ऊपर नोट लिखो, और वो इनस्टेबल है तो कैसे है, और उसके मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन के बारे में भी बात करनी है। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ जो इमल्सन है ना, इसका मतलब ये है कि जो इमल्सन है उसमें ये एबिलिटी है कि वो यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि उसके जो ऑयल हैं जो वाटर फेज है वो सस्पेंड रहेंगे पूरे में, मतलब फैले हुए रहेंगे लंबे टाइम तक के लिए। जो मैंने आपको दिखाया कि जैसे मान लो ये ऑयल के पार्टिकल है, ये वाटर के पार्टिकल है, तो ये स्टेबल इमल्सन हमारे एक ऑयल इन वाटर टाइप का, तो ये हमारे पूरे में सस्पेंडेड रहेंगे हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये हमारा कहलाता है स्टेबल इमल्सन। ठीक है, तो स्टेबल इमल्सन डज नॉट ब्रेक, ना ये ब्रेक होगा ना क्रैक होगा ना क्रीम ना ऐसा कुछ नहीं बनेगा। तो भाई स्टेबिलिटी तो हमें पता चल गई। तो अब इंस्टेबिलिटी क्या होती है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं कि सम इनस्टेबिलिटी ऑकर्स ड्यूरिंग स्टोरेज, जब हम स्टोर करके रखते हैं, या फॉर्मुलेशन के टाइम पे भी बन जाती है। तो हमने यहाँ पे 6 तरीके की इनस्टेबिलिटी को पढ़ा है। अब ये जो सारे के सारे आप देख रहे हो ना, इसको आप यहाँ लिख सकते हो साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी में, यानी कि अगर
क्वेश्चन में कभी आता है कि साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी क्या है, तो आप इन्हीं सब के बारे में जो है लिख के आओगे, जो आपको यहाँ दिख रहा है कि इट्स अ साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी। तो एक एक करके अगर हम सबके बारे में बात करें तो पहले हमारा आता है क्रीमिंग। अब देखो क्रीमिंग क्या होता है, ये जो ऊपर लिखे ना, ये मैंने इसी के साथ के प्रिजर्वेशन मेथड लिख दिए हैं, अलग से भी बताया लेकिन यहाँ भी मैंने लिख दिया। तो क्रीमिंग क्या होता है, एक हमारा रिवर्सिबल फिनोमेना होता है, जिसमें क्या होता है जो डिस्पर्स फेस के ड्रॉपलेट होते हैं वो हमारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह जाके, या तो सरफेस पे इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है ऑयल इन वाटर वाली क्रीमिंग। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑयल पानी है उसकी डेंसिटी हमारी ज़्यादा सॉरी कम होती है डेंसिटी, और जब डेंसिटी कम होती है तो वो हमारे ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि सो दे कम टुगेदर एट द सरफेस ऑफ इमल्सन। तो अपवर्ड क्रीमिंग आपको ये दिख रही होगी, तो यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो गया पार्टिकल। अब इस वजह से क्या है, ये ऑयल इन वाटर वाले में दिखेगा, क्योंकि पानी जब ज़्यादा नेचर का होता है, ऑयल कम मतलब प्रेजेंट होगा, तो ऑयल के पार्टिकल हमारे ऊपर इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसी को हम क्रीमिंग बोलेंगे। और ये ऑयल इन वाटर वाली क्रीमिंग है, तो इसमें जो ऑयल पार्टिकल है वो हमारे ऊपर एग्रीगेट हो जाते हैं। फिर हमारी आती है वाटर इन ऑयल वाली, तो इसमें क्या होती है कि पानी की डेंसिटी हमारी भारी होती है, आपको बताया पानी हमारा ज़्यादा भारी होता है। तेल और पानी अगर कभी घोलोगे ना, तो तेल हमेशा ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा। तो इस वजह से क्या है कि जब पानी के हमारे भारी होते हैं तो पानी हमारे क्या होते हैं नीचे इस तरह से, यानी कि ये वाटर के पार्टिकल क्या होंगे हमारे नीचे इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे, तो इसको भी हम क्रीमिंग बोलेंगे। और ये डाउनवर्ड क्रीमिंग कहलाएगी, ये अपवर्ड क्रीमिंग कहलाएगी जब ऊपर हो जाएगा। तो ये हमारी होती है ऑयल इन वाटर वाले में, जब हमारे ये ऑयल छोटे होते हैं ऊपर और इसमें पानी नीचे, तो हमारी होती है वाटर इन ऑयल वाले में, यानी कि पानी हमारे ऐसे होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एग्रीगेट हो जाते हैं। और ये दिक्कत क्यों होती है, जिससे हमारे ये कभी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते, ऑयल अच्छे से मिक्स नहीं हो पाए, तो ऑयल आपस में मिक्स हो गया ऐसे ऊपर चला गया, और जब पानी आपस में मिक्स हो गया ऐसे नीचे चला गया। तो ये दोनों दिक्कत आती है हमारी क्रीमिंग के अंदर, जो हमारे एक इनस्टेबिलिटी हो जाती है इमल्सन के अंदर। अब इस क्रीमिंग को हम बचा कैसे रखते हैं, तो इंक्रीज विस्कोसिटी यूजिंग थिकनिंग एजेंट। हम क्या कर सकते हैं, अपने पूरी जो ये सॉल्यूशन है ना, कि अगर मतलब यहाँ पे विस्कोसिटी बढ़ा दें, तो अगर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो ये पार्टिकल मूव करने में इन्हें ऊपर नीचे दिक्कत होगी, तो ये पार्टिकल हमारे सस्पेंड रहेंगे और अच्छे से डिजोल्व रहेंगे। तो एक ये तरीका हम यहाँ क्रीमिंग में यूज़ कर सकते हैं। सेकंड हमारा कोएल्सेंस था, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा था कि जो ऑयली पार्टिकल है वो क्या करते हैं, स्टिकी नेचर के होते हैं, इस वजह से वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और एग्रीगेट होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। और देन ये बड़ा पार्टिकल हमारा नीचे भी सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज होता है। तो ये जो हमारा फॉर्म हुआ है, इसी को हम कोएल्सेंस बोल देते हैं। अब इसको बचाने का क्या है कि यूज स्ट्रॉन्ग स्टेबल इमल्सिफायर टू फॉर्म अ रिगिड इंटरफेसियल फिल्म प्रिजर्वेशन। आपने क्या देखा था कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है ना, हमने थ्योरीज में क्या देखा था कि वही हमारे क्या करते हैं, इन सब के ऊपर से लेयर बना के इस पूरे को अच्छे से फॉर्म कर रहे थे। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेबल इमल्सिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे क्या करेगा, इसको प्रिवेंट होने से बचाएगा। अब इसके लिए हमने थ्योरीज ऑफ पूरी जो इमल्सन थी, मोनोमोलिकुलर माइक्रोमोलिकुलर, वो सारी की सारी हमने इसी को प्रिवेंट करने के लिए अच्छे से पढ़ी थी। थर्ड हमारी यहाँ पे आती है ब्रेकिंग। अब ब्रेकिंग को ही हम यहाँ पे क्रैकिंग भी बोल देते हैं। अब क्या है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ऑयल एंड वाटर, कई बार होता है कि पानी और तेल अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो इमल्सन सेपरेट हो जाता है फिर से दो लेयर में, ऑयल और वाटर में। और इसी ये हमारे कई बार ऐसे भी हो सकता है कि हमने इम्प्रॉपर रेशियो ले लिया जब हम इसको बना रहे थे। तो जैसे मान लो ये हमारे इमल्सन था, पूरा था, अब इसको हम जो है फेस सेपरेशन नाम से भी जानते हैं, तो ये भी देख लेना फेस सेपरेशन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑयल हमारा अलग हो गया, पानी हमारा अलग हो गया, तो ये आपको दिख रहा होगा ब्रेकिंग कहते हैं, यानी कि दोनों अपने अपने पार्ट में टूट गए, तो इसको फेस सेपरेशन बोलेंगे, ब्रेकिंग बोलेंगे और क्रैकिंग भी बोल देते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड। चौथा हमारा होता है फ्लोकुलेशन। अब फ्लोकुलेशन हमारा कुछ कोएल्सेंस की तरह था। इसमें क्या था कि ड्यू टू इंक्रीज सरफेस फ्री एनर्जी पार्टिकल्स गेट एग्रीगेटेड टू फॉर्म फ्लैक्स टू डिक्रीज सरफेस एरिया। अब जैसे ये पार्टिकल है तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद इस तरह हमारे ये फ्लोकुल्स बन जाते हैं। और ये फ्लोकुल्स बन जाएंगे तो भाई आपको पता है अनस्टेबिलिटी हो गई, तो ये हमारा बनता है। इसको बचाने का क्या सिंपल तरीका है, सिलेक्ट सूटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट। हम भाई जो इसके लिए चाहिए वो सूटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट को सिलेक्ट करेंगे, और जो जीटा पोटेंशियल आप लोगों ने पढ़ा था, जो हमने वहां पे देखा था, उसको मेंटेन कर देंगे अगर हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में, तब भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्रेकिंग का हमने यहाँ थोड़ा छोड़ दिया था। ब्रेकिंग में क्या है कि जब क्रैकिंग होती है ना, ये हाई टेम्परेचर से ज़्यादा होती है, तो अगर हम इसको हाई टेम्परेचर को अवॉइड करें, इसके बाद इमल्सिफायर कंसंट्रेशन को करेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा मात्रा में मिलाना है, और स्टेबलाइजर को मिलाएं, तो हम ब्रेकिंग को भी बचा सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे फिफ्थ आता है फेस इन्वर्जन। फेस इन्वर्जन में सिंपली क्या हो रहा है कि जो ऑयल इन वाटर वाला है वो हमारा वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो गया, और वाटर इन ऑयल वाला हमारा ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो बस इतना क्या है कि जो उनका एक्चुअल में फेस था वही हमारा चेंज हो गया। अब इट हैपन ड्यू टू मिक्सिंग प्रॉब्लम और बाई चूजिंग रॉन्ग डिस्पर्स फेस। अब या तो आपने मिक्स अच्छे से नहीं किया, या आपने गलत ही डिस्पर्स फेस को चूज कर लिया। आपको लग रहा है आप पानी ले रहे हो, लेकिन आपने ऑयल को चूज करके आप उसको डाल दिया, तो आपका पूरा का पूरा फेस ही बदल जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही देख लिया कि आपको क्या पता है कि जब हम यहाँ पे ड्राई गम मेथड और बेड गम मेथड पढ़ रहे थे, तो हमें क्या पता था कि आपको पहले गम लेना है। अब उसको हमको अगर ऑयल के साथ पहले जोड़ दोगे तो वाटर इन ऑयल टाइप बनेगा, अगर उसको पहले पानी के साथ जोड़ दोगे
तो यहाँ पे वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर टाइप बनेगा। तो जो आप पहले जोड़ दोगे वही उसका नेचर हो जाता था। तो अगर आपने यहाँ पे गलत चूज कर लिया तो आपका फेस इन्वर्जन यहाँ पे हो जाता है। देन लास्ट हमारा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज। तो इसमें सिंपली क्या है कि टू प्रिपेयर एन इमल्सन वी यूज इमल्सिफाइंग एजेंट टू मिक्स, और इसके बाद हम इमल्सन को स्टेबल बनाते हैं। तो कुछ टाइम क्या होता है कि ये जो एजेंट्स है ना, ये हमारे उसकी प्रॉपर्टीज को बदल देते हैं, जैसे कलर, पीएच, ऑर्डर, टेस्ट। तो अगर ऐसा होता है तो यही हमारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। अब इसके कुछ प्रिजर्वेटिव्स आते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स ऑफ इमल्सन में क्या सिंपली पढ़ना है कि जैसे हमने देखो इनके जो सिंपल तरीके थे वो हमने वहीं के वहीं पढ़ लिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वी हैव टू कीप इमल्सन स्टेबल एंड इफेक्टिव टिल एक्सपायरी डेट। हमें जो है इमल्सन को एक्सपायरी डेट तक जो है स्टेबल बना के रखना है जिससे हम उसका यूज कर सकें। तो वी हैव टू प्रिजर्व इमल्सन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब एक हमें माइक्रोब से बचाना है, दूसरा हमें ऑक्सीडेशन से बचाना है। तो इसलिए हम यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। अब प्रिजर्वेटिव की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है, नॉट चेंज देयर नेचर एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट है उसकी खुद की प्रॉपर्टीज हमारी चेंज ना हो, ये हमारा नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, और ये हमारे क्या है कंपैटिबल विद फॉर्मुलेशन। जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं उस टाइम पे हम इस प्रिजर्वेटिव को ऐड कर सकें। अगर आपको फॉर्मुलेशन याद हो तो हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मुलेशन ऐड कर रहे थे एंड में हम क्या कर रहे थे कि ऐड प्रिजर्वेटिव। देखो यहाँ पे क्या है, ऐड अदर इंग्रेडिएंट, तो इसमें हम प्रिजर्वेटिव को मिला रहे थे। तो उसी प्रिजर्वेटिव के बारे में ही हम थोड़ा सा यहाँ बात कर रहे हैं। तो यही है कि कंपैटिबल हो, फॉर्मुलेशन में मिला सकें, नो कलर, टेस्ट और स्मेल कुछ नहीं होना चाहिए वरना ये खराब कर सकता है, केमिकली स्टेबल हो, इनएक्सपेंसिव हो, ज़्यादा महंगा ना हो, इजीली अवेलेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट दे, और शुड नॉट प्रिवेंट रेजिस्टेंस, हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे, यानी कि सब्सटेंस को रोके ना। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन अराइज इन इमल्सन ड्यू टू कार्बन कंटेंट। अब देखो इमल्सन जब बनाते हैं तो उसमें कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है, इसके बाद उसमें हाई अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, और वाटर और कार्बन की वजह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ग्रो कर सके हैं। तो इसीलिए हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं, जैसे मिथाइल पैराबिन हो गया या बेंजोइक एसिड हो गया। इतना याद कर लो, मिथाइल पैराबिन, बेंजोइक एसिड आपका बहुत है। अब ये हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। अब जो प्रिजर्वेटिव है ये हमारा नॉन इरिटेंट होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस होना चाहिए, और शुड भी स्टेबल भी होना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कॉज ऑक्सीडेटिव कॉज सच एज डेंसिटी। अब आपको पता है जैसे हमारा ये इमल्सन है, अब अगर हम बार बार जब खोलते हैं, यूज करते हैं, एक बार तो खत्म नहीं करते हैं, तो आस पड़ोस की ऑक्सीजन उसमें डाली जाती है, और ऑक्सीजन क्या करती है, उसको ऑक्सीडाइज कर सकती है, और ऑक्सीडाइज हो गया तो वो खराब हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम क्या, देखो अगर खराब हो गया तो वो सड़ सकता है, रेंसिडिटी हो जाती है, जैसे रोटियां वगैरह हमारी खराब देखी होगी, सब्जी देखिए ना एकदम खराब हो जाती है, बदबू आने लगती है, तो वो रेंसिडिटी या फिर स्पॉइलेज हो सकती है हमारी ऑक्सीडेशन की वजह से। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे कि बाहर से जो ऑक्सीजन आएगा उसके साथ खुद रिएक्ट कर लेंगे, और जब खुद रिएक्ट करके खुद खत्म कर लेते हैं तो बाकी का जो सब्सटेंस है ना वो हमारा ठीक रहता है। अब जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट है ये भी हमारा नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए लो कंसंट्रेशन पे, यानी कि ज़्यादा मात्रा में हम इसको नहीं मिला सकते। एग्जांपल जैसे हमारा BHT हो गया, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन हो गया, फिर हमारा इथाइल या फिर प्रोपाइल गैलेट हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे ऑक्सीडेशन वाले के। तो ये था हमारा पूरा प्रिजर्वेटिव वगैरह, यानी कि हमने देखा था एक तरह से अपनी स्टेबिलिटी को, साइन ऑफ स्टेबिलिटी को, और प्रिजर्वेशन के मेथड को भी अच्छे से यहाँ पे पढ़ लिया है। अब हमारा बिल्कुल आज के इस पूरी वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्सन। अब ये जो टॉपिक है ना एक्चुअल में बहुत अंडररेटेड है, क्वेश्चन लोग क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये बहुत बार आ जाता है और सिलेबस में प्रॉपरली ये दिया नहीं है, बहुत लोगों ने कराया भी नहीं है, लेकिन आ जाता है। फर्स्ट सेम में भी हमने किया था, तो यहाँ भी हम जो है इसको चेकआउट कर रहे थे। तो हमारा अब लास्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन, यानी कि इमल्सन के लिए ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, तो जैसे जब हम इमल्सन बनाते हैं तो देखो यहाँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कलर बना रखा है मैंने ये, अगर मैं क्या करूँ सेमल, यानी कि मैंने ये आपको इमल्सन बता दिया, मैंने यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये भाई कौन सा इमल्सन है, ये ऑयल इन वाटर टाइप है या फिर वाटर इन ऑयल टाइप है, तो आप कैसे पहचानोगे। तो इसी को पहचानने के लिए, यानी कि हम इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उसके लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उन्हीं को हम यहाँ बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन। तो समटाइम इट इज नॉट क्लियर विच टाइप ऑफ इमल्सन हैज बीन फॉर्म जस्ट बाय लुकिंग इट, यानी कि देख के हमें पता नहीं चलता। सो वी डू आइडेंटिफिकेशन टेस्ट टू, यानी कि हम उसे पहचानने के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं टू कंफर्म द टाइप ऑफ इमल्सन, इमल्सन के टाइप को पहचानने के लिए कि वो ऑयल इन वाटर है या फिर वाटर इन ऑयल है। तो इंश्योर प्रॉपर फॉर्मुलेशन एंड ड्रग डिलीवरी, यानी कि भाई उसकी प्रॉपर फॉर्मुलेशन हो रही है, सब कुछ बढ़िया है, वो स्टेबल है कि नहीं है और इफेक्टिव है कि नहीं है, इन सब के लिए हम जो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो हम यहाँ पे जो है मेनली 4 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला हमारा आता है डाइल्यूशन टेस्ट, सेकंड आता है कंडक्टिविटी टेस्ट, थर्ड आता है डाइसॉल्बिलिटी टेस्ट एंड फोर्थ आता है फ्लोरेसेंस टेस्ट। अब देखो हम बिल्कुल एंड टर्म पे आ चुके हैं। अब ये बताओ भाई यहाँ तक वीडियो कौन कौन देख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटा पार हो चुका है। अब भाई यहाँ तक देख रहे हो तो आप लोग को सैल्यूट है,
और थोड़ा बहुत वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम भी यहाँ तक पढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके लिए भी एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 टेस्ट होते हैं। अब एक एक करके बात करें तो बहुत सिंपल है, नंबर गेनिंग यानी कि एकदम प्योर क्वेश्चन है, इसमें आप 25 मार्क्स लेके आ सकते हो। पहला आपका आता है डाइल्यूशन टेस्ट। अब देखो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लो ये मैंने बनाया ऑयल इन वाटर वाले इमल्सन। अब क्या होता है कि डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना, यानी कि मैं क्या करूँ, अब इसमें मैं पानी मिलाता जाऊँ, यानी कि अगर मैं इसमें पानी मिला दूंगा तो इस पानी मिलाने को ही हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट करना बोलते हैं। तो डाइल्यूट टेस्ट में सिंपली हम क्या करते हैं कि जैसे एन इमल्सन कैन ओनली बी डाइल्यूटेड विद द कंटिन्यूअस फेज। अब जैसे सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो ये हमारे पास क्या है, ऑयल इन वाटर वाला इमल्सन है। कौन सा है, ऑयल इन वाटर इमल्सन है। तो यहाँ पे क्या है कि पानी हमारा मेन है, तो अगर मैं इसमें पानी मिलाता हूँ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा मेरा ये पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही क्या है कि अगर ये मेरा ऑयल इन वाटर की जगह वाटर इन ऑयल वाले इमल्सन हुआ ना, तो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वाटर हमारा कम मात्रा में, ऑयल हमारा मेन है, क्योंकि ये ऑयली नेचर का है। अब अगर इसमें मैं पानी मिलाता रहूंगा तो ये जो इमल्सन है ना, इसमें कोई ना कोई इनस्टेबिलिटी आ जाएगी, जो मैंने आपको बताई थी। या तो हमारा फेस इन्वर्जन हो जाएगा, या हमारा क्रैकिंग हो जाएगी, या हमारी ब्रेकिंग हो जाएगी, यानी कि कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो बस सिंपल सा फंडा है कि डाइल्यूशन टेस्ट में हमको क्या करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर हम इस इमल्सन के अंदर मिलाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा मतलब ये हमारा ऑयल इन वाटर टाइप का है, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, कोई इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई, मतलब ये हमारा वाटर इन ऑयल टाइप का है। क्योंकि अगर वही है वाटर इन ऑयल टाइप का तो ऑयली नेचर का है, और अगर ऑयली नेचर वाले इमल्सन में अगर आप पानी मिलाते जाओगे एक्स्ट्रा, तो या तो ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, या फेस इन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि वाटर इन ऑयल से ऑयल इन वाटर हो जाएगा, या हो सकता है कि ये टूट जाए, ब्रेकिंग हो जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे हम पहचानते हैं डाइल्यूशन टाइप। तो अगर सिंपल लिखे तो प्रिंसिपल क्या है, एन इमल्सन कैन ओनली बी डाइल्यूटेड विद द कंटिन्यूअस फेज, यानी कि जिसका कंटिन्यूअस फेज हमारा होता है एंड में, उसी के साथ ही हमारा डाइल्यूट हो सकता है। अब जैसे प्रोसीजर में क्या है, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू द इमल्सन एंड मिक्स, पानी डालो अभी इमल्सन के अंदर, मिक्स करो। अगर इमल्सन के अंदर ये इजीली मिक्स हो गया तो ये हमारा ऑयल इन वाटर वाला इमल्सन है। अगर ये इसमें मिक्स नहीं हुआ, कोई ब्रेकिंग होगी या सेपरेट हो गया इमल्सन, तो ये हमारा वाटर इन ऑयल टाइप का होगा। तो कंक्लूजन क्या होता है कि जो ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्सन है ना, वो डाइल्यूट होते हैं सिर्फ पानी के साथ में, और जो वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्सन है वो डाइल्यूट होते हैं सिर्फ ऑयल के साथ में। यानी कि अगर ये मेरा वाटर इन ऑयल टाइप है ना, तो यहाँ पे अगर पानी की जगह ऑयल डालता तब ये इसमें अच्छे से क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। और तब जो दिक्कत होती है, अगर मैं इसमें ऑयल मिलाऊं तब दिक्कत किसकी होती है, ऑयल इन वाटर टाइप वाले को होगी। तो यहाँ भी देखो आपका लाइक डिजोल्व लाइक वाला मेथड चल रहा है। अगर आपका लाइपोफिलिक यानी कि ऑयल इन वाटर है, सॉरी हाइड्रोफिलिक है ऑयल इन वाटर, तो यहाँ पे आप पानी मिलाओगे ना तभी आप सिर्फ इसको डाइल्यूट कर सकते हो। तो सिंपल सा फंडा है, ये आपका ऑयल इन वाटर टाइप है, ये आपका वाटरिंग टाइप है। अगर इसको पानी के साथ डाइल्यूट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसको ऑयल के साथ डाइल्यूट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको उल्टा करते हैं, मान लो हमने इसको जो है ऑयल के साथ डाइल्यूट किया, तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो इसी से हम पहचानते हैं डाइल्यूशन। आई होप आपको ये सिंपल समझ आ गया होगा। सेकंड आता है हमारा कंडक्टिविटी टेस्ट। अब देखो ये तो हम हर कोई जानता है कि जो पानी होता है ना, वो हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि वो हमारे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी में देखा होगा, रणछोड़ दास श्यामदास चांचड़ क्या करते हैं, मूत्र विसर्जन के नाम पे पूरा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करा देते हैं। तो वही हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे वो लेंगे, ग्लो लेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, और पहले हम ऑयल इन वाटर लेंगे और इधर लेंगे वाटर इन ऑयल। अब इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे और उसके बाद हम जैसे करंट पास करेंगे, अगर हमारा बल्ब जल गया, मतलब क्या है कि ये हमारा ऑयल इन वाटर वाला है। क्योंकि जो पानी का नेचर है ना, पानी सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो अगर इसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दिया और हमारा ये ग्लो हो गया, मतलब ये हमारा ऑयल इन वाटर है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भाई सिंपल सी बात है कि वो हमारा ऑयली नेचर का है, क्योंकि भाई तेल हमारा क्या करेगा, करंट को पास नहीं करता है। तो प्रोसीजर सिंपल क्या है कि हम 2 इलेक्ट्रोड को इमल्सन के अंदर कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे बल्ब के साथ में, कंडक्टोमीटर मीटर के साथ में, ऑब्जर्व करेंगे। अगर बल्ब हमारा जल रहा है तो ये हमारा ऑयल इन वाटर वाले इमल्सन है, यानी कि वाटर हमारा बाहरी फेस है, यानी कि बड़ी मात्रा में प्रेजेंट है। और वहीं अगर बल्ब नहीं जलता मतलब ये वाटर इन ऑयल टाइप है, क्योंकि ऑयल हमारा आउटर फेस हो गया। तो इस तरह हम कंडक्टिविटी टेस्ट से पहचान सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। अब इसमें क्या करना है, वाटर सॉल्युबल जो डाइज होती है ना, वो हमारी होती है वाटर फेस वाली, और ऑयल सॉल्युबल वाली हमारी ऑयल फेस। तो हम क्या करेंगे, सिंपल वाटर सॉल्युबल वाली डाई पहले डालेंगे इन दोनों में, यानी कि हमने पहले इसमें डाली, इसमें डाली। अब भैया आपको बताया कि जो वाटर सॉल्युबल डाई है वो सिर्फ पानी में ही तो जाके घुलेगी। तो अगर हमने वाटर सॉल्युबल डाई यहाँ पे डाली और वो अगर इसमें जाके घुल गई, मतलब ये वाला हमारा वाटर ऑयल इन वाटर टाइप है, और इसमें डाली, इसमें घुल गई, तो ये हमारा होगा वाटर ऑयल इन वाटर टाइप वाला। यानी कि हमको सिंपल ये देखना है कि डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट में सिंपल है कि हम यहाँ पे पानी वाटर सॉल्युबल वाली डाई डाल देते हैं। अब वो जिसमें डिसॉल्व हो जाएगी वही हमारा वाटर सॉल्युबल वाला क्या हो जाएगा, इमल्सन हो जाएगा। वही सिंपल हम एक काम और कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऑयल सॉल्युबल वाला डाल दें। तो अगर हम ऑयल सॉल्युबल डाल देंगे, जैसे हमारा सुडान थर्ड होता है, तो अगर हम ये वाला डाल देंगे तो अगर ऑयल वाला होगा वो इसमें जाके डिसॉल्व होगा। तो अगर इसमें डिसॉल्व हो गया मतलब ये हमारा क्या है, वाटर इन ऑयल टाइप का। तो इस तरह हम जो है इनके नेचर को पता लगाते हैं। तो सिंपल क्या
क्या करना है प्रोसीजर में, ऐड वाटर सॉल्युबल डाई, एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू वाली हो गई, और इधर ऑयल वाटर सॉल्युबल सुडान थर्ड वाली हो गई। अब जो डाई है वो स्प्रेड होगी और यूनिफॉर्मली मिलेगी। तो अगर जो हमें फाइनल रिजल्ट है वो मिथाइलिन ब्लू का दिख रहा है, मतलब वो ऑयल एंड वाटर टाइप का है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या था, वो पानी नेचर का था, तो हमारी पानी वाली डाई मिल गई। और वहीं अगर जो डाई स्प्रेड होकर अगर हमें जो है सुडान थर्ड दिख रही है, तो मतलब ये हमारे क्या है, वाटर इन ऑयल टाइप के एमल्सन है, क्योंकि उसमें जो ऑयल है वो हमारा ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट था। तो इस तरह हम जो है डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट को पहचान सकते हैं। अब लास्ट हमारा आता है फ्लोरेसेंस टेस्ट। अब देखो इसमें सिंपल क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ये है ऑयल इन वाटर है और ये हमारा वाटर इन ऑयल है, तो हमको पता है कि पानी हमारा नॉर्मल होता है भाई, ट्रांसपेरेंट कोई नहीं होता, लेकिन जो ऑयल है ना वो थोड़ा क्या करेगा, चमकना सा होता है। अगर उसमें लाइट डालेंगे ना तो वो शाइन करेगी। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था तेल थोड़ा शाइन कर रहा था, पानी हमको नॉर्मल दिख रहा था। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो ऑयल वाला होगा ना, हम यहाँ पे उसको यूवी लाइट के अंदर में डालते हैं, और जब यूवी लाइट के अंदर डालकर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ना, तो अगर वहाँ पे हमको यूनिफॉर्म ग्लो दिख रहा है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म ग्लो दिख रहा है तो मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑयल हमारा जो होगा वो कंटिन्यूस फेस होगा, और हमारा ये हो जाएगा वाटर इन ऑयल टाइप का। और अगर हमें ग्लो है वो स्कैटर दिख रहा है, यानी कि ये है तो इसमें ऑयल हमारा जगह जगह है, तो जब हमारी यूवी लाइट पास होगी तो वो जगह जगह से हमारी स्कैटर्ड होगी, यानी कि फैलेगी, पूरा हमें चमकता हुआ नहीं दिखेगा। तो जब हमें जगह जगह दिखेगी मतलब वो हमारा क्या है, ऑयल इज, यानी कि वो हमारा वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप का है, कि उसमें पानी ज़्यादा है ऑयल कम है। तो अगर हमें पूरा यूनिफॉर्म ग्लो दिखता है मतलब वो हमारा क्या है, ऑयली नेचर का है, तो ये हमारा हो जाएगा वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्सन है। तो इस तरह आप यहाँ पहचान सकते हो। तो आई होप अब आपको जो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन समझ आ गए होंगे, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल थे। तो अगर देखा जाए तो हमने जो अपनी पूरी की पूरी यूनिट यहाँ पे कवर कर ली है। थोड़ी सी लेंथी यूनिट थी क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत ज़्यादा थे, पर हमने अच्छे से सारा कुछ कवर कर लिया। भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी अगर कोई भी डाउट्स आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर। आप सब लोग अपना भी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाकी जो यूनिट 4th एंड 5th है वो आपको ऐप के अंदर मिलेगी। तब फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।